अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सिटी एट 10 के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। आज है जुम्मे का दिन और जुम्मे का दिन जो है वो जब आता है तो बहुत सारी बरकतें लेकर अपने साथ आता है। और जुम्मे का दिन ज़रा इसलिए भी थोड़ा सा खुशगवार होता है क्योंकि हमें इस बात की यकीन दहानी हो जाती है कि अब वीकेंड जो है वो शुरू होगा, छुट्टी होगी, अपनी नींद पूरी करेंगे, सुबह सुबह उठना नहीं पड़ेगा और जो है वो एक दिन मिल जाएगा जिसमें अपनी तमाम तर थकन को उतार सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हमारी ज़िंदगी में होते हैं जिसमें हम जब सुनते हैं या जब देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत से ऐसे रिश्ते हैं जिनकी हम कदर नहीं करते, जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, किस तरीके से जो है वो जब हमारे पास नहीं होते या किसी और के पास नहीं होते और हम उनको तकलीफ़ में देख रहे होते हैं तो किस तरीके से जो है वो हमें हम कितना कीमती वो रिश्ता होता है। और सबसे ज़्यादा हमने जो देखा है लोगों में डर, जो इंसान किसी चीज़ से नहीं डरता उसको जो है वो एक जो खो जाने का गम होता है, एक जो तकलीफ़ होती है कि हम देखते हैं कि कभी ऐसा होता है हम अपने दोस्तों से नाराज़ हो जाते हैं, अपने किसी फैमिली मेम्बर से नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि कभी ना कभी जो है वो हमारी इनसे मुलाकात जो है वो दोबारा हो जाएगी या हम दोस्ती कर लेंगे। लेकिन जब किसी अज़ीज़ का इंतकाल हो जाता है या हम किसी अज़ीज़ को खो देते हैं, क्योंकि हम देखें तो अपने शहर की भी अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं बच्चे लापता हो जाते हैं, घर से चीज़ लेने जाते हैं और जब वो काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब घर पे वापस नहीं आते और जो मासूम बच्चा होता है उसके दिल पर क्या गुजर रही होती है, ये जो एहसास है ये बहुत एक ऐसा एहसास है जिसको सिर्फ़ और सिर्फ वही जान सकता है। इस तकलीफ़ का अंदाज़ा सिर्फ वही कर सकता है जिसको ये एहसास हो रहा होता है या जो उस वक्त उस सिचुएशन में मौजूद होता है। अगर हम बात करें एक बच्चे और माँ के रिश्ते की तो ये इतना खूबसूरत रिश्ता है। मतलब जब बच्चा आप कह लें कि अपने सेंसेस में भी नहीं होता, जब वो बोल भी नहीं सकता, कुछ कर भी नहीं सकता, सबसे ज़्यादा जो जिस शख्स के करीब वो होता है वो होती है उसकी माँ। उसको पता हो ना हो किसी के पास नहीं जाता, अपने कॉन्शियस में ना भी हो, जब माँ उसको उठाती है तो उसको वो फील होता है कि ये जो हाथ है ये जो है ना ये मेरी माँ के हाथ हैं और उसको वो सुकून आ जाता है। बच्चा जितना मर्ज़ी रो रहा हो, जैसे ही माँ उसको उठाती है वो सुकून महसूस करता है और ख़ामोश हो जाता है। बच्चा माँ से दूर हो जाए ये एहसास नहायत तकलीफ़ दे और नाकाबिले बयान होता है। कहीं बाज़ार में जाते हुए उंगली पकड़े और पल्लू थामे कभी निगाहें मनचाहे खिलौनों पर जमाता है, कभी नज़रें किसी दिलकश शय की जानिब घूम जाती हैं। अगर कहीं भीड़ में हाथ छूट जाता है, ऐसे में चीज़ों की चमक धमक में मगन रहने के दौरान बच्चा माँ से दूर होकर गुम हो जाता है। बचपन में वालदा से बिछड़ने का वाक़या कई दिहाइयों बाद जहन के पर्दे पर एक ऐसे मंजर की तरह आया कि मेरा डरना, खौफज़दा होना और एक एहसास कि शायद अपनी माँ से कभी भी नहीं मिल पाऊँ। किसी दूसरे शहर में अपनी अजीज़ ख़वातीन के साथ मुझे शॉपिंग के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट में लेकर गईं। मैं एक तरफ किसी खिलौने की दुकान पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करके खड़ा हो गया। जूँ ही निगाहें इर्द गिर्द दौड़ाईं, वहाँ मानूस चेहरे दिखाई ना दिए। कुछ फासले पर ख़वातीन खड़ी थीं, कुछ तसल्ली हुई, भागकर वहाँ पहुँचा, मगर किसी अनजान को देखकर जैसे टांगों में से जान ही निकल गई। अपने तय कोशिश की, इधर उधर भागा, लेकिन अपनों का कोई अता पता नहीं। जहन माऊफ हो गया, खौफ के मारे रोने लगा। बार बार यही लगे जैसे कभी नहीं मिल पाऊँगा। बिछड़े जाने का गम कई बरस बाद उस वक्त दोबारा बड़ी शिद्दत से महसूस किया जब अपना लिखते जिगर कहने वाली यही हस्ती हकीकी मायनों में दुनिया से रुखसत हुई और हम सब के साथ होते हुए भी जैसे कहीं खो गए। ये खो जाने का एहसास बहुत गहरा होता है। हमने देखा है कि जब भी ऐसे वाक़यात होते हैं, चाहे आपकी अपनी फैमिली हो, आपके बच्चे हों, आपके बच्चे भी बड़े हो जाएं, लेकिन जो एक आपका और आपकी माँ का रिश्ता होता है ना, अक्सर हम लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है माँ की, हम चाहते हैं कि मतलब आप चाहते हैं कि वो सुकून में रहें, वो रिलीफ़ में रहें, लेकिन वो जो एक डर, एक खौफ होता है ना, उसके लिए आप अपने आप को कभी प्रिपेयर नहीं कर पाते। अभी पिछले ही दिनों मैं आपको एक बात बताऊँ तो मेरी एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं, हालांकि शी इज़ मैरिड, उनके बच्चे भी बड़े हैं और अपनी लाइफ में वैसे ही इतना बिज़ी हैं। उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ, जब मैंने उनको कॉल की तो शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन। तो उन्होंने मुझे कहा कि मतलब हम इसके लिए प्रिपेयर थे, हमें डॉक्टर्स ने जब कहा, और काफ़ी टाइम से वो मुख्तलिफ़ बीमारियों ने उनको घेरा हुआ था, लेकिन जब वो वक्त आया तो हमें पता चला कि हम इसके लिए तैयार थे ही नहीं। मतलब ये वो वक्त होता है जब ये वक्त आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो आपको बताता है कि अब मैं आ गया हूँ, और आपको समझ नहीं आ रहा होता कि ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है। तो ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है
किसी से नाराज़गी है, माँ बाप ने कुछ कह दिया है, घर वालों ने कुछ कह दिया है, दोस्तों ने कुछ कह दिया है, तो बस वो जो तलखियाँ हैं, वो जो छोटी छोटी बातें हैं, उनको अवॉइड करें और कोशिश करें कि दोबारा से जो कीमती रिश्ते हैं आपके, जिनके साथ आपने एक लंबा अरसा गुजारा है, उनके साथ दोबारा से जो है वो मिल बैठें, ताकि वो जो एक अच्छी मेमोरीज़ होती हैं आपकी, वही होती हैं जो सारी ज़िंदगी आपके साथ जो है वो रहती हैं। इसी अच्छी बात के साथ आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ बढ़ते हैं। टॉप स्टोरीज़ की तरफ अगर बढ़ा जाए तो हम देखते हैं कि कराची शहर का मौसम जो है वो पल पल बदलता रहता है। हमने देखा पिछले 4-5 दिनों में या 2-3 दिन की बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया था कि कराची शहर में शदीद गर्मी होगी। परसों भी हमने देखा हल्की बारिश हुई कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में, लेकिन कल जो है वो कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में आंधी के साथ बारिश और ज़ालाबारी भी देखने को मिली। शहर के कायद के बेशतर इलाकों में आंधी के साथ बारिश और ज़ालाबारी में हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी के सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सुपर हाईवे, स्टील टाउन, गुलशन हदीद, गडाब टाउन, मलीर, नॉर्थ कराची, गुलशन मेमार और गुलिस्तान जौहर में बारिश हुई। गुलशन इकबाल, शारा फैसल एक्सप्रेसवे और कयूमाबाद के कयूमाबाद में जो है वो गर्द आलूद हवाएं भी चली। इस पर बात करेंगे कि ये मौसम की जो सूरत हाल है कब संभलेगी और कब जो है कराची के शहरी सुख का सांस लेंगे, गर्मी से जो है वो उनकी जान छूट जाएगी। साथ ही साथ हम देखें तो कराची में जरासीम का स्प्रे ना होने से शहरी मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो गए हैं और उसका खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि कुछ इलाकों में जरासीम का स्प्रे जो है वो हुई है और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कराची शहर के जिसमें स्प्रे नहीं हुई, जिसकी वजह से बहुत सारी वबाई बीमारियां जो हैं वो फैल रही हैं। साथ ही साथ क्रिकेट के मतवाले हमने देखा कि कराची, हम अगर बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो हमें काफ़ी अरसे से मायूस कर रही है, लेकिन मुल्तान में जो है वो टेस्ट सीरीज़ जारी है जिसके चौथे रोज़ का खेल ख़त्म हुआ और पाकिस्तान की दूसरी इनिंग में 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर सिर्फ 152 रन बने। अब इसको लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी ट्रोल कर रहे हैं। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को लेकर भी काफ़ी सारे सवालात खड़े हुए हैं। आखिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम कब अपनी फॉर्म में वापस आएगी, कब हमें एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ देखें तो महकमा मौसमियात की जानिब से हेल्थ मैनेजमेंट के 42 डॉक्टर्स को 18वें ग्रेड में जो है वो तरक्कियाँ मिल गई हैं, इस पर भी बात करेंगे क्योंकि सेहत के इतने मसाइल हैं, लेकिन जो है वो तकर्रुरियाँ हो रही हैं, तरक्कियाँ हो रही हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़बरों में है। तो गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की मुलाकात हुई है, जिसमें जो है क्या बातें हुई, क्या मामला तय पाए, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे मुख्तलिफ और स्टोरीज़ की। करप्शन के मामलात हो गए, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जो है वो उनकी टीम के साथ एक इजलास हुआ, उसके हवाले से भी बात करेंगे। कराची समेत मुल्की हवाई अड्डों पर ई गेट्स मंसूबे के टेंडर्स की तारीख में तौसी कर दी गई है, इसके हवाले से भी बात होगी। और जो हम देख रहे हैं आजकल जो है AI की सदी है, 81% सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब ही मौजूद नहीं है, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। मुख्तलिफ ख़बरों पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेराज अख्तर और अयाज राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मेराज भाई, मुझे बताइएगा वीकेंड की तैयारी हो गई क्योंकि आपकी तो कल छुट्टी नहीं है, लेकिन चलें फिर भी जुम्मे के दिन ज़रा थोड़ा सा रिलीफ होता है। देखिए हमारा तो वीकेंड चालू होगा, ठीक है ना। जिनकी संडे को छुट्टी होती है, ज़ाहिर सी बात है वीकेंड वो लोग ही मेरे ख्याल में अच्छे तरीके से मना सकते हैं। प्लानिंग्स होती हैं फैमिली के साथ, कहीं आना जाना है, रिश्तेदारों में जाना है, कहीं घूमने के लिए जाना है, कहीं पिकनिक का प्रोग्राम है, तो लोग इस तरह से अपनी तैयारियां करके रखते हैं। लेकिन ऐसा हमारे यहाँ जो है कराची में तो और ख़ास तौर पे जॉब करने वाले जो लोग हैं, कोई ख़ास प्रोग्राम्स बनते नहीं हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है, 6-6 महीने लग जाते हैं, 3-3 महीने लग जाते हैं कि कहीं जाना है आपने, कहीं आना है, उसकी पूरी प्लानिंग, उसका बजट, दीगर मामलात में उलझा रहता है बंदा। बजट की बात करें हम, मैं आपको बताती चलूँ, हम कोई पिछले 1 महीने से प्लान कर रहे हैं कि हम लोग जिस दिन हम सबकी छुट्टी हो, किसी की डे शिफ्ट होती है, किसी की नाइट शिफ्ट होती है, कि हम प्लान करके हम सब लोग कहीं चले जाएँ। वो बस हमारा प्लान अभी तक बन रहा है, वो हम उसको पाया तकमील तक नहीं पहुंचा पाए। अच्छा मेराज भाई, मुझे बताइएगा, प्लान्स की आप बात कर रहे हैं, कराची शहर में हमने देखा कि गर्मी थी शदीद, उसके बाद मौसम खुशगवार हुआ। आपके इलाके में बारिश हुई? नहीं जी, बारिश तो नहीं हुई है।
शहर के कुछ इलाकों में बारिश हुई है, गुलशन मेमार और जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं शहर के, बैरी टाउन की तरफ भी बारिश हुई गई, हाईवे पर भी हुई है और मलिर की साइड पर भी कहीं कहीं इतलात मौसूल हुई। लेकिन शहर में ऐसे सफूरा गोड तक में बारिश हुई है, लेकिन मेन शहर के अंदर जो है वो बारिश नहीं हुई कहीं भी। तो ज़ाहिर बात है हमारे एरिया में भी नहीं हुई, लेकिन हाँ गर्द आलूद हवाएं चलने का सिलसिला एकदम शाम में तकरीबन 3:30 बजे के करीब शुरू हुआ। तो ऐसा लग रहा था कि शायद आज जो है वो या तो बारिश होगी या फिर मौसम बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद दोबारा से वही हब्स की कैफियत हुई और आज भी मैं आते हुए अपनी गाड़ी में देख रहा था तो मुझे 36 या 37 इस वक्त नज़र आ रहा था कि भाई सेंटीग्रेड है। और अब जाहिर सी बात है आगे बढ़ेगा तो गर्मी की शिद्दत आज भी रहेगी। महकमे मौसमियात ने भी क्लियर कर दिया था कि अगले 4-5 दिन जो है वो काफ़ी गर्म रहेंगे और मेरे ख्याल में समंदरी हवाएं भी नहीं चलेंगी, उसके लिए तैयार रहना है। अब जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं ना, कराची शहर में कुछ इलाकों में बारिश हुई, अब हमारी तरफ बारिश हुई थी, अच्छी बारिश हुई थी 20-25 मिनट के लिए, लेकिन उसके बाद बिल्कुल हब्स की सी कैफियत थी। हवा पहले जो थोड़ी बहुत चल रही थी वो भी नहीं चल रही थी। ऐस भाई आप बताइएगा, आपके इलाके में बारिश हुई? नहीं जी, बारिश तो नहीं हुई। गर्द आलूद हवाएं उस वक्त जब चल रही थी हम ऑफिस में ही थे और जब घर गए तो वहाँ भी जो गाड़ियों की कंडीशन थी के ऊपर मिट्टी थी तो उससे यही लग रहा था बारिश तो नहीं हुई, लेकिन गर्द आलूद हवाएं ज़रूर चली। हम बड़े खुश थे कि सितंबर का महीना जो है वो हमारा गुजर गया, अच्छा क्लाउडी था और अक्टूबर में थोड़ा ये सही होना बेहतर होना शुरू होता है, लेकिन वो सितंबर की जो बादल और एक खुशगवार मौसम बारिशें हमें मिली थी वो अब अक्टूबर ने पूरी कर दी है। बहुत ही ड्राई मौसम है, बहुत ख़तरनाक मौसम है, जिसके अंदर ख़ासकर जो एस्थमेटिक लोग हैं जिनको एलर्जीज़ हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा पॉपअप हो जाती हैं, क्योंकि ये ड्राई मौसम में उनको कफ होती है, नज़ला, छींकें आना, आँखों से पानी बहना, ये तमाम वो अलामत हैं। क्योंकि आप अभी बाहर निकलें तो आपको ऐसा लगता है जैसे आपके हाथ पे मिट्टी आ गई है, चेहरे पे मिट्टी है, क्योंकि फ़िज़ा के अंदर बहुत सारी इस वक्त जो जिससे ना आलूदगी मौजूद है। जिसकी जब तक पूरे शहर में एक जैसी बारिश नहीं होगी, जब तक हमें ये मौसम चेंज होता हुआ नज़र नहीं आएगा। इनफैक्ट कि वो कहीं कोयटा में कोई एकदम से 360 का चेंज आ जाए, वहाँ सर्द हवाएं चलनी हो जाए, साइबेरियन हवा, तो शायद कुछ कराची को मिल जाए मौसम अच्छा बेहतर, लेकिन ये जो अक्टूबर है वो नहीं लग रहा कि हमें बेहतर मौसम मिलेगा। ठीक है जी, मौसम की बात हो रही है तो बड़ा ज़रूरी है कि ज़रा मौसम का हाल भी जान लें। तो सबसे पहले मौसम की अपडेट ले लेते हैं, उसके बाद जो है वो अपनी अगली खबरों की तरफ जो है वो बढ़ेंगे। जी अयाज भाई, ज़रा हमें मौसम की अपडेट दीजिएगा कि क्या मौसम की सूरत हाल है। 34 डिग्री है आज सुबह 11 बजे, उसके बाद मोस्टली सनी। आज सबसे ज़्यादा जो है वो 39 2 बजे का वक्त बता रहे हैं, जो 40 के करीब होगा। अगर फील लाइक मेरे ख्याल से यकीनन 44 डिग्री और 45 डिग्री पे होंगे। अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना कि एक तो आप रात में जब सोने के लिए जाते हैं ना तो आपको समझ नहीं आ रहा होता कि एक तो गर्मी भी होती है, लेकिन गर्मी के साथ साथ मौसम इतना ड्राई है कि आपको वो ड्राइनेस इतनी फील हो रही होती है, और जिस तरीके से जो है वो मुख्तलिफ बीमारियाँ भी फैल रही हैं, स्किन की जो है आपको स्किन एलर्जीज़ हो गई, साथ ही साथ जो है वो फंगल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, ये वाले मसाइल भी जो है वो बढ़ गए हैं। आप किसी भी सरकारी अस्पताल का में अगर जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पर मरीज़ों का तांता बंधा हुआ है। साथ ही साथ ये जो हम बात कर रहे थे अपनी अगली खबर जो हमारी थी कि जरासीम का स्प्रे जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में नहीं हुई है, जिसकी वजह से भी जो है वो मुख्तलिफ वबाई बीमारियाँ जो है वो अपना सर उठा रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रही है। वेलकम बैक जी, सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। बात हम कर रहे थे कराची के मौसम की, और जैसा कि हमने आपको बताया कि कराची का मौसम जो है वो पल पल करवट बदल रहा है। कभी जो है कहीं हमने देखा कि गर्द आलूद हवाएं चली, कहीं पर जो है वो ज़्यादाबारी हमें देखने को मिली, कहीं पर मूसलाधार बारिश भी हुई, लेकिन साथ ही साथ बारिश और ये तमाम तर काम होने के बाद फिर से कड़ी धूप जो है वो कराची शहर में निकली। तो आपने अपने आप को महफूज रखना है, जब भी घर से निकलें अपनी तमाम तर जो भी चीज़ें, जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है गर्मी के मौसम में, उसको साथ कैरी करें ताकि किसी भी किस्म की मुश्किल से जो है वो बचा जा सके। साथ ही साथ ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात कर ली मौसम की तो ज़रा खेल की भी बात कर लें। मिराज भाई, अयाज राना साहब, ये मुल्तान में टेस्ट क्रिकेट मैच हो रहा है पाकिस्तान और इंग्लैंड का, और हम जिस तरीके से देख रहे हैं हमें बहुत धोया है उन्होंने, मतलब लिटरली पहली इनिंग में 823 रन बना लिए उन्होंने पहली इनिंग में। आप इमेजिन कर सकते हैं 823 रन। अच्छा, हमने बनाए थे 500 रन सब कुछ के ऊपर। मैं जब ऐसे ही चलते फिरते, क्योंकि टेस्ट मैच होता है तो न्यूज़ में मिलती है कि भाई अब खबरें मिल रही कि इंग्लैंड को फॉलो ऑन से बचने के लिए इतने रन। मैं खुश, मैंने कहा यार कुछ लग रहा है कि
इस दफा जो है फॉर्म फॉल वापस आ मार गई। के दोबारा खेलने की इजाजत देंगे। वो तो उनके बैट्समैन ट्रिपल सेंचुरी बनाई हुई, रिकॉर्ड्स बन गए हैं। माय गॉड, हमारे 6 बॉलरों ने 100 रन से ज्यादा दिए हैं, ये भी एक रिकॉर्ड बन गया दुनिया की इस सदी का। यार ये अयाज भाई जैसे देखे राज भाई, नसीम ये शाह, वो लोग हैं तो कहते हैं बुरी तरह धो देना। हम सोच रहे थे कि चलो अब कहाँ ले जाके खिलाएं इनको। यार मुझे बताएं। अब गली रह गई, किसी गली के ग्राउंड पहले में ले तो जाके इन्होंने कहा खिला था दे तो ये- शायद ये जीत जाए। हाँ। ये तो होम ग्राउंड में भी मुल्तान में खिला दिया, चलो कराची की पिच इनको समझ नहीं आती, लाहौर की पिच समझ नहीं आती, पिंडी नहीं की समझ पिच समझ आता। नहीं आती, मुल्तान में खिला दिया, चलो भाई मुल्तान में खेल लो, अच्छा ग्राउंड होगा, कोई तंग नहीं करेगा, आप पे कोई प्रेशर नहीं है। अब मैं तो सोच रहा हूँ किसी गली में कहीं कोकन वोकन में मैच रखवा देते हैं, वो जो पिच बनी है वहीं पे मिराज भाई तो मुझे लगता है सदमे में चले गए। सदमे मिराज में भाई, पूरी सदियों के रिकॉर्ड बना के जा रहे हैं वो हमारे मुल्क से। पाकिस्तान हर दफा विक्टिम बन रहा है। ये टीम मेरे ये ख्याल उनके दुनिया के कपड़े लिए भी- वो टीम साबित होगी जो रिकॉर्ड बना के देने के लिए बोलते हैं आपको रिकॉर्ड बनाना है, हमसे इधर एक है, सीरीज आप खेल लें। इधर आ जाएं, हम एक सीरीज आपको हर हमारे चीज़ साथ का भी। रिकॉर्ड देंगे। लेकिन अयाज भाई जैसे देखिए हम देख रहे थे, मैं ना एक मीम भी सुबह सुबह पढ़ रही थी कि उनके एक इंग्लैंड के प्लेयर हैं, उनकी जो किट होती है ना वो वहाँ पर वो सुखा रहे थे ना, तो उन्होंने कहा कि धोया पाकिस्तान को है, कपड़े भी ये सुखा रहे हैं। तो समझ से बाहर है। आपका नसीम शाह हो गया, आपका शाहीन शाह अफरीदी हो गए, मतलब इतने बड़े बड़े नाम, इतनी पेस है, सब कुछ है, उसके अच्छा, बावजूद इसमें ये भी हुआ हमारे लेग स्पिनर जो अबरार हैं वो बीमार हैं, वो नहीं खेले कल के, उसमें उनकी बॉलिंग नहीं थी, उनको बुखार मेरे ख्याल से डेंगू या कुछ हुआ हुआ, आज भी वो अवेलेबल नहीं है। 6 खिलाड़ी आउट हो गए। आपके टॉप क्लास बैट्समैन जो हैं ऊपर की वो पूरी टीम जो है वो आए, तू चल मैं आया, वो वाली रिवायत जो हम कहते हैं न्यूज़ में, वो बरकरार रही। ऐसे ही हुआ, एक के पीछे एक। बाबर आजम नहीं चले, आपके शान मसूद नहीं चले, आपके विकेट कीपर क्या नाम है, रिजवान नहीं चले, जो के स्पेशलाइज समझे जाते हैं सब टेस्ट बैट्समैन। क्रिकेट। हाँ, रिजवान तो बड़ा अच्छा खेलते भी हैं टेस्ट क्रिकेट को। जिन्होंने पहले सेंचुरी बनाई थी वो भी 11-11 रन पे आउट होकर बाहर आ गए। समझ नहीं आ रहा ये अयाज भाई, अब 4 लोग बैठे हैं पीछे जो आज हमारी इज्जत बचाने के लिए, वो तो बॉलर्स है ना, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट वो करें। 4 लोग हमें 100-150 रन से अगर बच गए तो बच गए, वरना बहुत बुरी तरह इनिंग्स के साथ हारे हैं। समझ से बाहर है ये, मुझे पता है। वो ना मैं अक्सर वो जब हम हारे थे अभी, जब हम हमारा क्या हुआ था, वर्ल्ड कप हुआ था हमारा, एशिया कप हुआ था हमारा अभी जो हुआ था वो T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, जब हम बाहर ही हो गए थे, हम पहले राउंड में भी नहीं दाखिल हुए थे, तो फिर उसके बाद एक स्टेटमेंट आई थी ना चेयरमैन PCB की कि जो है वो एक ऑपरेशन होगा, जिसके बाद अब मैं वो भी सर्जरी, सॉरी उन्होंने कहा था सर्जरीज की ज़रूरत है और सर्जरी होगी कौमी क्रिकेट टीम में। तो मैं एक मीम सुबह वो भी पढ़ रही थी, वो कह रहे लगता है सर्जरी के दौरान कोई आपका आला अंदर रह गया, ये तो काम अंदर और ख़राब हो गया है। देखिए ये जो है ना टीम, वो नो डाउट आउट क्लास टीम है, आउट क्लास बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, कोई ना कोई इनका अपना एक मसला है जिसको टारगेट करना इस वक्त ज़रूरी है। देखिए ये नहीं हो सकता आप होम ग्राउंड में इतने ज़्यादा, हाँ यकीनन चौथे रोज़ टेस्ट मैच में हमेशा चौथे रोज़ जाके पिच जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती है और इसी तरीके से परफॉर्म करती है। ये मैं नोट किया है कि अक्सर दुनिया में कहीं भी जब 5 दिन खेल रहे होते हैं, चौथे दिन जाके वो पिच भी पागल हो जाती है, उसके ऊपर इतनी बॉलें और इतनी रनिंग हो चुकी होती है, तो यकीनन उसका आप सामना था इनको। लेकिन कोई एक ऐसा मसला है कि जिसकी वजह से ये टीम परफॉर्म नहीं कर रही। ये अब या तो जंग है क़यादत की कि कौन इसके ऊपर कैप्टन बनेगा और कौन उसके पीछे, ये 11 लोग 12 लोग जो टीम 16 लोगों की टीम होगी वो उसके पीछे चलेगी। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इस वक्त सरफराज मौजूद है टॉप 16 के अंदर, आपकी सिलेक्शन बोर्ड में, आप उसको क़यादत दे दें, दोबारा से एक दफ़ा फिर ट्राई करें। ये जो एक इनका ट्राई का चल रहा है, या जो 2 लोगों का जो इस वक्त आज़ादारी है, रिजवान मैं नाम ले रहा हूँ, जो लगता है जो 2 दोस्तियाँ चल रही हैं रिजवान और बाबर की दोस्ती, अगर रिजवान को दोबारा कैप्टन बना देंगे तो समझे बाबर ही कैप्टन होगा। तो ये तमाम चीज़ों को इस वक्त ब्रेक करने की ज़रूरत है। हम स्पेशलाइज नहीं है, लेकिन जो चीज़ लोगों को सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, देखते हैं, जो सुनते आ रहे हैं, तो थोड़ा सा लोगों को रेस्ट दें। देखिए कोहली ने भी अपनी कैप्टनशिप छोड़ के अपनी बैटिंग पे फोकस किया, वो आज भी कामयाब है और खेल रहा है। उसने आगे रोहित शर्मा को किया। इसी तरीके से आपको, मैं दूर नहीं जाता, आप अपने पड़ोस वाली टीम से सीखें, देखें उनकी कि वो लोग किस तरीके से उनका बोर्ड परफॉर्म करता है। लेकिन मिराज भाई आप भी बताइएगा, कुछ कह दिया क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मैं क्रिकेट के बारे में आपको पता होना हो, आपको एक्सपर्टीज हासिल नहीं होती, लेकिन जब बचपन से आपको कुछ भी पकड़ना नहीं आता ना, तब आपको जो है वो बल्ला ला के दिया जाता है। तब से हमारे पाकिस्तान में तो लोग क्रिकेट के दीवाने। मिराज भाई 823 रन, मैं तो अभी तक हैरान ही हूँ इस बात पे।
शौक से नहीं बाहर आ रहे। देखिए सर्जरी की ज़रूरत मुझे लगता है कि है, ठीक है ना। क़यादत को भी तब्दील करना चाहिए। तब्दीलियाँ आती रहती हैं ना, तो थोड़ी सी एक्टिविटी भी होती रहती है और लोग एक दूसरे के साथ मिलकर फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ ऐसा लगता है जैसे कि अयाज भाई ने कहा कि शायद आपस में कुछ जो है ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और टूट फूट का शिकार है टीम ना, तो शायद ये इसकी वजह भी हो, क्योंकि बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है। बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा रन्स और वो टीम जो कि मतलब दुनिया में मानी जाती थी एक वक्त में, और ऐसा नहीं है कि हमारी टीम बिल्कुल ही कोई हल्की टीम हो, ऐसा भी नहीं है। और बॉलर्स आपके वर्ल्ड क्लास बॉलर्स आपके पास मौजूद हैं। लेकिन ये आपको नहीं लगता, जैसे हम अक्सर लोग ये बात करते हुए भी नज़र आते हैं कि जैसे अगर हम बात करें अपने बॉलर्स की, जैसे हमारे पास नसीम शाह हो गए, शाहीन शाह अफरीदी हो गए, ये वाले जो बॉलर्स हैं ये आपको टेस्ट क्रिकेट में नहीं खिलाने चाहिए। ये ओडीआई के बॉलर्स हैं या इनको T20 में खिलाना चाहिए टेस्ट, क्योंकि टेस्ट आप वही वाली बात है ना, 5 रोज़ा आपका मैच होता है, एक लंबा मैच होता है, उसमें आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए, उसमें आपको फोकस भी चाहिए। आपको लगता नहीं है कि टीम, जैसे आप बात करें क़यादत की भी, महराज भी जैसे अयाज भी बात कर रहे थे, तो आप देखें बाबर आजम ने तो दे दिया ना रिज़ाइन, उसके बावजूद भी अभी तक तो आपका वही हो रहा है कि आप वही कर रहे हैं, वैसे ही चल रही हैं। और बाबर आजम तो टेस्ट के कप्तान भी नहीं थे शायद, तो उसके बावजूद भी आपको लगता नहीं है? और कितने आपने और क्या देखना है, मतलब बिल्कुल एक तसलसल ही बन गया है। अब तो जितने भी मैचेस हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कहीं परफॉर्म नहीं किया है। बिल्कुल ऐसे ही मुसलसल जो है हार जो है वो ही मुकद्दर बन रही है, और इसकी वजह ये समझ में आती है कि टीम खेलना भी चाहती है, लड़के भी हमारे पास अच्छे हैं, बॉलर्स भी अच्छे हैं, बैट्समैन भी अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो आप उनको हल्का ले लें, ऐसा नहीं है। लेकिन वजह कुछ अंदरूनी कोई खलफशार है जो कि अंदर ही अंदर मामला को ख़राब कर रहा है, और टीम जो है वो टीम वर्क नहीं कर पा रही है, अपना मिलकर नहीं है, टीम नहीं बन पा रही है, ऐसा महसूस हो रहा है। बिल्कुल, तो फीलिंग्स तो यही है। बहरहाल पीसीबी इस पर जाहिर सी बात है ज़्यादा बेहतर समझ सकती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर इसको आप संजीदगी से देखें, क्योंकि ये कुछ भी कह लें आप, तो दुनिया भर में एक बड़ी बेइज्जती वाला मामला है। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तानी टीम और 823 रन जो है वो मतलब आपके बॉलर्स से लोग डरते हैं। मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग टीम समझी जाती थी इंडिया की, उनसे भी आप पूछे तो वो भी अक्सर नाम ले रहे होते हैं कि अब हारिस रऊफ हो गए या शाहीन आ गए, या इससे पहले अगर हम पहले दौर में चले जाएं, शोएब अख्तर साहब से लोग डरा करते थे, वसीम अकरम साहब इतने अच्छे बॉलर। मतलब शुरू से लेकर अब तक हमने यही देखा है कि बॉलर्स की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हमेशा फ़ायदा हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस बुरे तरीके से जो है वो परफॉर्मेंस दिखाई जा रही है, उसके बाद जो है ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। अब देखना ये कि कब होता है, और जल्दी हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि नाकामियाँ इतनी हैं और इतनी नेगेटिविटी है उसमें। ये एक वाहिद खेल था जिसकी वजह से लोग जो है वो एक साथ कनेक्ट हो जाते थे, पूरी कौम एक साथ मुत्तहद हो जाती थी, लेकिन वहाँ पर भी हमें नाकामी का सामना करना पड़ा है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे। वेलकम बैक जी। सिटी 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। बात हम कर रहे थे क्रिकेट को लेकर, और क्रिकेट के साथ साथ थोड़ा सा अगर आगे बढ़ा जाए, क्योंकि क्रिकेट के मैदान से कुछ खास अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं, तो हम बात कर लें अगर महकमा सेहत की, तो महकमा सेहत की जानिब से हेल्थ मैनेजमेंट के 42 डॉक्टरों को 18वें ग्रेड में तरक्कियाँ मिल गई हैं। डॉक्टर्स को 17वें ग्रेड से 18वें ग्रेड में तरक्कियाँ दे दी गई हैं। और तरक्कियाँ पाने वाले डॉक्टर्स में ज़हीर जमाली, डॉक्टर रिजवान अली, कपिल देव, डॉक्टर आकाश, डॉक्टर अनिल, डॉक्टर आयशा समेत दीगर शामिल हैं। एक तो मिराज भाई बताइएगा, एक तो महकमा सेहत में जो है वो तरक्कियाँ हो रही हैं, ये मेरी आज जो है ना वो तकर्रुरियाँ और तरक्कियाँ फंस गई हैं मेरी, तो उसके लिए माज़रत ख़्वाह मैं। लेकिन साथ ही साथ हमने देखा कि अभी एक इंसिडेंट भी हुआ जिसके बाद हम देख रहे हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो एहतजाज पर भी गए, जिसमें हमने नौमौलूद बच्चे का जो मामला हुआ, जो केस ख़राब हुआ, और उसके बाद जो है वो डॉक्टर्स तिब्बी अमले पर उन्होंने तशद्दुद किया उनकी फैमिली की जानिब से, जिसकी वजह से कौमी इदारा बराए सेहत अतफाल NICH में नौमौलूद के इंतकाल पर लवाहिकी ने तिब्बी अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया। और इतलात के मुताबिक बच्चे की हालत तशवीशनाक थी और इसे रात गए निजी अस्पताल से मुंतकिल किया गया था। डॉक्टर्स ने बच्चे को जो है वो इनक्यूबेटर में रखा, ताहम बच्चे की ब्लीडिंग के बायस वो जानबर ना हो सका। बच्चे के इंतकाल पर मुश्तइल लवाहिकी ने एमरजेंसी एरिया में ज़बरदस्ती दाखिल होकर डॉक्टर्स, नर्सेज और सिक्योरिटी अमले पर हमला किया। वीडियोस में मुश्तइल अफराद को डॉक्टर्स पर तशद्दुद और खिड़कियां दरवाजे तोड़ते हुए देखा जा सकता है। एक तरफ जो है वो हम देख रहे हैं तरक्कियां हो रही हैं, दूसरी तरफ हमारे यंग डॉक्टर्स कभी एहतजाज पे चले जाते हैं, कभी यंग नर्सेज चली जाती हैं, और अब ये वाला जो मामला हुआ है NICH वाला, इसको इन दोनों को ज़रा बताइएगा कैसे देखते हैं सर आप? देखिए
तिब्बी मामलात में होता ये है कि हम आए रोज़ ये देखते रहते हैं, प्राइवेट अस्पताल हों या सरकारी अस्पताल हो, उसमें इस तरह की अमवात का होना जो है वो एक मामूल की बात है। अच्छा, उसमें हम ये भी देखते हैं कि वर्षा जो होते हैं वो अक्सर मुश्तैल हो जाते हैं और हंगामा राई करते हैं, तोड़ फोड़ भी करते हैं, लेकिन इस चीज़ को ये उनका इल्ज़ाम होता है क्योंकि इस चीज़ को साबित करना, प्रूफ करना जो है ना वो बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि डॉक्टर्स की अगर कोई गफलत है भी तो हमने ये देखा है माजी में कि जब वो इन्वेस्टिगेशन उसकी शुरू होती है तो उसके लिए फिर मेडिकल बोर्ड बनाया जाता है कि मेडिकल बोर्ड उस पूरे मामले को देख के अपनी फाइंडिंग्स देता है, जिस पर फिर कोर्ट फैसला करेगा या पुलिस फैसला करेगी कि सेक्शन क्या लगानी चाहिए और एफआईआर होगी नहीं होगी। तो आज तक किसी भी डॉक्टर के खिलाफ किसी भी मेडिकल बोर्ड ने फैसला नहीं दिया, ठीक है ना, कि भाई इसने गलत किया। गफलत हुई एक तो ये मामला है, एक तो उसको साबित करना जो है वो जुए शेर लाने के जो है मुतरादिफ है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि डॉक्टर्स के जो मसाइल इस वक्त चल रहे हैं वो भी हमारे सामने हैं। आए रोज़ डॉक्टर खुद भी एहतियाज कर रहे होते हैं, मरीज तो बेचारे कर ही रहे हैं उनकी परेशानियाँ तो अपनी जगह बने, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि डॉक्टर्स भी एहतियाज कर रहे होते हैं अपने मसाइल के लिए। अच्छा, उसमें यही मामला होते हैं कि भाई हमारी तरक्की नहीं हो रही या हमारे जो मामलात हैं उनको सही नहीं किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे इंतज़ामी मामलात भी होते हैं। अब ये खैर तरक्कियाँ देना चलें, ये भी अच्छी बात है कि उनका हक़ है, जो लोग यहाँ पर जॉब कर रहे हैं उन्होंने अपना वक्त दिया है और सीनियर हो गए हैं तो उनको तरक्की मिलनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि इस वक्त जो ज़रूरत है ना वो अस्पताल बढ़ाने की और डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को बढ़ाने की है। क्योंकि जिस तेज़ रफ्तारी से ये बैक्टीरियाज और ये हमारे यहाँ वायरल मामला जो बढ़ते जा रहे हैं ना, पहले तो मलेरिया, आबादी भी इसी तरह, हाँ, क्योंकि आबादी भी माशाल्लाह उसी तरह बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें आपको अस्पताल बढ़ाने की ज़रूरत है, डॉक्टर्स को बढ़ाने की ज़रूरत है और पैरामेडिकल स्टाफ को बढ़ाने की ज़रूरत है कि ताकि आवाम के मसले जो वो पहले प्रायोरिटी पे हल हों, ठीक है ना। और बाकी ये तो इनकी समझो महकमा जाती कार्रवाई है, महकमा जाती मामला है इनका कि सीनियरिटी उनकी क्या हो गई थी और उनको उसमें क्या परमिशन दी गई, ये एक अच्छी बात है। लेकिन जो शहरी को ज़रूरत है, जो एक आम इंसान को, एक आम पाकिस्तानी को, एक आम कराची को और सिंध के शहरी को ज़रूरत है, उसको ज़रूरत है कि उसको सस्ता और बर वक्त इलाज जो है वो मिल सके। और साथ ही साथ जैसे आप मेरा जी बात करें ना, अब अगर मैंने जब हमारे पास एक शिकायत आई थी कि किसी खातून की डिलीवरी का मामला था, वो केस काफ़ी ख़राब हो गया और उसके बाद उनको जो है वहाँ से शिफ्ट करना पड़ा, तो जब हमने बात की तो अगर इस तरह का ये होता तो एक क्राइम ही है, आप किसी की जो है वो जान को जोखिम में डालते हो, कभी कभी लोग अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। उनका कहना तो ये था कि इनके लिए एक अलग मेडिकल बोर्ड बनाया जाता है और अगर हर डॉक्टर के साथ और हर आने वाला किसी भी मरीज़ जो कि नहीं बच पाता है, कोई मसला होता है, अगर इसी तरीके से हर डॉक्टर के पीछे हम पुलिस बुलाते रहें और ऐसे पुलिस जाती रही और कार्रवाइयाँ होती रही, डॉक्टर्स को हम जेलों में बंद करते रहे, तो फिर आप मुझे बताएं आपका इलाज कौन करेगा? क्योंकि एक अब एक्सीडेंटल फॉर सपोज केस आ रहा है, उतना क्रिटिकल केस है, अब उनको देखना तो डॉक्टर की जिम्मेदारी। अब डॉक्टर बैठ जाए कि नहीं भाई हम तो हाथ नहीं लगा रहे, अगर इसको कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तो ये वाले मामले भी हैं। देखिए, मसला ये है हमारे यहाँ, एक तो अभी आप देखें मेडिकल को लेके कोई भी मसला हो, इवन अभी जो कैट के जो अभी जो एग्जाम्स हुए हैं उसका जहाँ से एमकैट का जब शुरू ही जब बुनियादी जहाँ से पढ़ रही है, वही मामला जो है वहीं से बिगाड़ शुरू हो जाता है। मसला, मैं पहले भी ये बात बोली मॉर्निंग शो में बैठ के, तकलीफ़ होती है ये बात करते हुए, लेकिन मसला ये है कि इस शहर में जो बड़े अस्पताल हैं उसकी अगर आप शरह निकालें तो उसमें लोकल आबादी से ज़्यादा जो यहाँ पे लोग आके, चाहे इंटीरियर से हों चाहे बलूचिस्तान से हों, क्योंकि वहाँ उनके पास वो फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है, वो इस शहर में आते हैं। यहाँ पे पेशेंट का फ़्लो बहुत ज़्यादा है, हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, उन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, वर्क लोड बहुत ज़्यादा है उनके ऊपर। आप यकीन जा रही हैं, जब जाते हैं हम, आप घूमती हैं, आपने भी देखा, हम इस शहर में रहते हैं, हमारा आना जाना रहता है, जो एमरजेंसीज़ की हालत है जिसके अंदर लोग, ऐसा होता है जैसे किसी आप इतवार बाज़ार में खड़े हैं, इतना रश होता है कि आदमी के चल गुजरने बेड के पास लोग के एक बेड पे दो लोग भी देखें, कोई ऐसा हादसा अगर शहर में, ऐसा ही होता है। तो तकलीफ इसलिए होती है ये बात बोलते हुए कि हमें या तो जब इतने बड़े शहर के अंदर आप एक्सपेंड कर दें, चीज़ें बढ़ा दें, क्योंकि आपके पास बाहर से आने वाले दूसरे शहर से या सिंध के दूसरे इलाकों से आने वालों का फ़्लो ज़्यादा है,
तो आपको यहाँ पे वर्कफोर्स बढ़ानी है। अगर यहाँ की लोकल आबादी के लिए अगर आपने हमें छोड़ दिया है प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर, तो ये तो एक जुल्म हमारे साथ है। यहाँ पर एक वेंटिलेटर पे खुदा ना खास्ता आपका कोई प्यारा चला जाए तो आपके रोज़ के 1.5 लाख रुपए वो कहते हैं पहले काउंटर पे जमा कराएं, उसके बाद हम उस मरीज़ को आगे हाथ लगाएंगे। ये मैं वसूल से कह रहा हूँ, चाहे इसमें जितने बड़े नाम लेने में मुझे आर नहीं है, आगा खान हॉस्पिटल हो, लियाकत नेशनल हो, आपका डिफेंस वाला वो कौन सा है, डॉक्टर आसिम वाला क्या नाम भूलिए, ज़ियाउद्दीन हो, ये तमाम ये वो जहाँ लोग जाना चाहते हैं। ये इधर आपका कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे चला जाए, कोई आईसीयू में चला जाए, तो ये 1.5 से रोज़ के ये वो अस्पताल हैं, उसके बगैर वो हाथ लगाने को तैयार नहीं। लेकिन इनके पास अच्छे डॉक्टर्स मौजूद हैं, इनके पास अच्छे इक्विपमेंट मौजूद हैं, तो लोग अपने प्यारों को लेके जाना चाहते हैं कि वो वहाँ पे जाएं। क्योंकि अब आप इंडस में अगर आज आपका कोई चाहते हों कि मैं चला जाऊँ इंडस में, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट का उसका बहुत बड़ा हिस्सा है, उनको फंड देती है, लेकिन वहाँ पे वही बात है कि वहाँ पर्ची सिस्टम होता नहीं है और वेंटिलेटर वाले को तो वो जगह ही नहीं होती वहाँ पे। ऐसे और तो जैसे हमें आप बात करें खासकर जितने हम रिपोर्टर्स हैं, चाहे हालांकि हमारा इससे ताल्लुक़ नहीं है कि हम मेडिकल के या हम सेहत के शोबे से हमारा ताल्लुक़, हमें रोज़ाना की बुनियाद पे कहीं ना कहीं वाया फ़ोन आता है कि प्लीज़ हमारे साथ ये मसला है, उसको किसी को रेफरेंस करा दें, कोई डिस्काउंट करा दें, या हमारे इस प्यारे को इधर दाखिल करवा दें, NICVD में करा दें, या इसमें इंडस में करा दें, या अब लियाकत का या जब प्राइवेट उनका नाम आता है तो हम वहीं माजरत कर लेते हैं कि भाई वो हमारी भी नहीं सुनते, हम अपने घर वालों को लेके जाते हैं, उतने ही पैसे हमें देने ऐसा ही। और आज भी जैसे आप बात करें ना, मैं मेरी आप कज़न थी, वो बहुत ही छोटी थी, आप लगा लें 4 साल की होगी, उसके कुछ लंग्स का इशू था और खैर उसको वो भी आप कह लें कि वो फैसलाबाद साइड से थी, तो वहाँ के डॉक्टर्स ने उसको रेकमेंड कर दिया था, उनको रेफ़र कर दिया था कराची, जिन्ना कर दिया था। अब उसके बाद हमने पूरा एक प्रोसेस वगैरह किया, हम गए। अब वही ना, सरकारी अस्पतालों पर हमें उस तरीके से ट्रस्ट भी नहीं है। उसके बाद वो एक पूरा 3 महीने का इलाज चलता रहा, परेशानियाँ ये वो, आखिर में हम प्राइवेट हॉस्पिटल रही, वो 15-20 दिन रही, और वही आप वाली बात है। और जब उसकी डेथ हुई है उसके बाद, हालांकि उसके सारे बिल्स क्लियर थे, लेकिन वो जो आपको जो लास्ट डे होता है या जो कुछ घंटे आपके वेंट पर होते हैं, उसका जो आप कह लें कि उसके जो उन्होंने कपड़े पहनाए होते हैं उसके पैसे, आपके न्यूबलाइज़र के पैसे, आपके इसके उसके पता नहीं को 10-12 पैसे लगा के ना स्टेप्स, उन्होंने कहा था कि जब तक आप ये पैसे क्लियर नहीं करेंगे हम आपको डेड बॉडी नहीं देंगे। ऐसे ही होता है। और लोग जो हैं वो अक्सर सही कह रहे हैं आज भाई भी, कि लोग कॉल कर रहे होते हैं कि आप ज़रा रेफ़र कर दें, लेकिन लिटरली जिस तरीके का हाल है महकमा सेहत का यहाँ पर, तो ये वही वाली बात है, यहाँ पर कुछ बहुत बड़े पैमाने पर होने की ज़रूरत है। अयाज भाई हमारे साथ मौजूद है, साथ ही साथ महराज भाई मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो है वो सेहत की सूरत हाल को बेहतर किया जा सकता है और तमाम तर मामला को बेहतर किया जा सकता है। प्रोग्राम को मज़ीद भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यह वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी, सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आज जो है वो 11 अक्टूबर है और 11 अक्टूबर को जो है वो एग डे मनाया जाता है, वर्ल्ड एग डे। अंडा जिसको हम देखते हैं कि शुरू से बच्चों, अगर जब बच्चे छोटे होते हैं तो माएँ दे रही होती हैं या लंच बॉक्सेस में लेकर जा रहे होते हैं, या कुछ बच्चे बहुत शौकीन होते हैं। कभी कभार कुछ लोगों का ख्याल ये भी होता है कि अंडे की जो तासीर है वो गर्म होती है, उसको नहीं खाना चाहिए इतनी ज़्यादा तादाद में। लेकिन हमने देखा है कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर सुबह नाश्ते में लोग जो है वो अंडा खा रहे होते हैं। अंडे की बहुत सारे फ़वाइद भी होते हैं और इसी फ़वाइद को उजागर करने के लिए, अंडे की अहमियत को बताने के लिए जो है वो 11 अक्टूबर को अंडों का आलमी दिन मनाया जाता है। ऑमलेट की शक्ल में खाए जाने वाले अंडे, उसके बाद लोग उबले हुए अंडे भी खा रहे होते हैं अगर कुछ डाइट कर रहे हो। साथ ही साथ लोग अंडों का सालन भी खा रहे होते हैं। आजकल हमने देखा है, मैं कल ही देख रही थी कि अंडों का कीमा बन रहा था कुछ, तो हम देख रहे होते हैं कि लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। और ये ऐसी चीज़ है जो हर उम्र से, किसी भी उम्र के हिस्से में हर बंदा जो है बड़े शौक़ से खा रहा होता है। क्या इसकी अहमियत है? अंडों में के जो प्रोटीन्स होते हैं, वाइटामिन होते हैं, मादनियात होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप डाइट पर हो तो आपको जो है वो यॉक हटा देनी चाहिए। कुछ कह रहे होते हैं कि जो एग वाइट होता है उसमें बहुत फ़वाइद होते हैं। इन सब फ़ायदे और नुकसानात कि अगर वो कहते हैं ना हर चीज़ मीज़ान में अच्छी लगती है, तो अगर आप अंडे भी जो है वो उतने ही खाएं जितने खाने चाहिए। अगर ज़्यादा खा लेंगे तो क्या होगा, और अगर हम जो है वो कम खाएंगे तो क्या होगा, उस पर बात करने के लिए हसनौद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ मौजूद हैं डॉक्टर अबीरा मोइन जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। इनसे बात करेंगे। हसन, सबसे पहले मुझे बताइएगा, इज़ इट हसन और हसन? हसन आज हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, मुझे बताइएगा, अंडे शुरू से, मतलब बच्चा कुछ खाए ना खाए, शुरू से सबसे पहले वो अंडे की शक्ल देखता है कि अच्छा ऑमलेट भी है, तो उबला हुआ भी तो है, अंडा गोटाला भी है। फ़वाइद बताइएगा अंडे के। जी, अंडा जो है तो ऐसी कंप्लीट न्यूट्रिशियस डाइट है, अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है। आप ये देखें कि अंडे से ही पूरी जो चूज़ा निकलता है और पूरा मुर्गी बनती है। सोचें उसके अंदर एक पूरी अल्लाह ताला ने कैपेसिटी रखी है कि एक लाइफ को वो ग्रो करता है, जन्म देता है। और अंडा हमारी सोसाइटी में क्या हर जगह बच्चों के से सबको खाना चाहिए। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम लोग अंडे खाते नहीं हैं, और अंडे समझे कि बस बच्चों को तो फिर भी मिल जाते हैं, शायद बड़े तो अपने ऊपर वो जबर कर लेते हैं। काफ़ी कम हमारे यहाँ लिया जाता है। रेशो जो है हमारे मुल्क में उसका अंडे लेने का जो है ऑन एन एवरेज पर पर्सन जो है पर ईयर 58 अंडे खा रहा है, और यही तरक्की याफ्ता ममालिक में इसका रेशो 300 प्लस है। तो इससे कितना फ़र्क पता चल रहा है कि हम मैलनरिश्ड हैं, हमारे बच्चों को अंडा ही नहीं मिल रहा है। अब अंडा, दूध और गोश्त, इनकी मैं अलग चीज़ बता दूं कि ये हाई क्वालिटी प्रोटीन डाइट है। अब उनमें सबसे इकोनॉमिकल अंडा है और दूध, ये दोनों चीज़ें आपको हर हाल में लेनी है। और मैं अपने पेशेंट्स को एज अ डॉक्टर मैं हमेशा क्लिनिक पे कहता हूँ कि बच्चों के लिए और नौजवानों के लिए 2 अंडे कम से कम ज़रूरी हैं और 2 ग्लास दूध। मैं हमेशा उनको एडवाइस करता हूँ। हाँ, रोज़ाना 2 अंडे और दूध? जी, 2 ग्लास दूध और 2 अंडे मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ, क्योंकि इट इंक्रीजेज योर इम्यूनिटी। सबसे अहम चीज़, क्योंकि हम जिस शहर में रह रहे हैं कराची में, आलूदगी है, 10 तरह की एलर्जियाँ हैं हर एक को। किसी को एस्थमा है, किसी को एलर्जी हो रही है, किसी को कुछ हो रहा है। तो हम सब की वायरल फीवर हो रहा है, उन सब में हमें इम्यूनिटी बढ़ानी है। पेशेंट कोई भी बंदा बुखार से सफ़र कर रहा है तो हम उसको वायरल फीवर में क्या देंगे? आप डेंगू में क्या देंगे? आप या अब चिकनगुनिया चल रहा है उसमें क्या देंगे? तो आप उसमें आपको अंडा और दूध ही देना है, क्योंकि अंडे से आपको प्रोटीन मिलेगा। हाई क्वालिटी प्रोटीन क्यों है? क्योंकि अमाइनो एसिड जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो अंडे में होते हैं, दूध में होते हैं और गोश्त में होते हैं। बाकी दालों में सब में पूरे नहीं होते। आपने शुक्र है आज यहाँ तक पहुँचने के बाद मुझे पता चला है कि 2 अंडे आपको रोज़ाना खाने चाहिए। मेरी अम्मी ने तो सारी ज़िंदगी नहीं हमें अंडा खाने दिया। उसकी वजह मैं बताता हूँ। वो कहती है नहीं अंडा नहीं खाना, अंडा नहीं खाना। ये मिसकंसेप्शन है कि तासीर गर्म होती है। तासीर का मेडिकल साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है। ऑफ कोर्स उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है मैडम उससे बहुत अच्छे एलैबोरेट करेंगी अभी आपको। लेकिन अंडा गर्म है, वो तासीर गर्म है, उससे बुलूगत जल्दी हो जाती है, एक्ने हो जाती है। ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ ये मिसकंसेप्शंस हैं। इनफैक्ट व्हेन आई वाज अ मेडिकल स्टूडेंट तो वी डिड अ रिसर्च, हमारा एक रिसर्च प्रोजेक्ट हमें मिला था कि चॉकलेट्स और दूध से और अंडे से क्या एक्नी होती है नहीं होती है। जी, देयर कैन बी चांसेस इन सम पेशेंट्स जिनको एक्नी ट्रिगर हो सकती है, लेकिन इट डजंट कॉज एक्नी, इट्स नॉट अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू एक्नी। तो इसलिए हमें अंडा, और अगर ये करा भी रहा है एक्नी, तो आप ये सोचें कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके दिमाग के लिए, आपकी आंखों के लिए, आपकी पूरी सेहत के लिए, आपकी मसल्स के लिए। तो अंडे की फ़वाइद इतने हैं कि एक्नी होना उसके लिए कबूल है। मतलब ये कि वो कहते हैं ना, जब आपको 100 फ़ायदे हो रहे हो तो एक नुकसान भी साथ चल ही जाता है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जैसे हम जब खांसी वगैरह हो रही हो या आपको फ्लू हो रहा हो तो डॉक्टर्स मना करते हैं कि अगर आपको खांसी वगैरह या बलगम है तो आप जो है वो अंडा अवॉइड करें। नहीं, ये कोई डॉक्टर मना नहीं करेगा। आई एम श्योर ये इट्स मना कर ही नहीं सकता वो, क्योंकि अच्छा। उस वक्त तो अंडे और दूध की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको बॉडी को इम्यूनिटी चाहिए। और आपको जब एंटीबॉडीज़ कहाँ से, इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहाँ से बनते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स आपके जो हैं वो आप प्रोटीन डाइट से बनेंगे। प्रोटीन डाइट में हाई क्वालिटी प्रोटीन डाइट सिर्फ अंडा, दूध है और मीट है। मीट में फिर आपको पता है शोरबा बनेगा तो सालन बनेगा, तो इसलिए बॉइल्ड एग तो एक बहुत इंस्टेंट 5 मिनट में आपको मिल जाता है, दूध आपको आसानी से मिल जाता है। तो ये दोनों बहुत ईजी डाइट है। अच्छा, एक सवाल है जो अमूमन लोगों के जहनों में आता है, मेरे भी दिमाग में था जब पता चला कि वर्ल्ड एग डे मनाया जा रहा है। तो मुझे हसन बताइएगा, ये लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये अंडा पहले आया था या मुर्गी पहले आई थी। हाँ, मुझे बताइएगा आपका साथी ख्याल इस पे क्या है? मेरा साथी ख्याल कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं तालिब इल्म हूँ और मुझे लगता है कि ये रिसर्च चलती ही रहेगी। नहीं, कुछ तो आप भी तो सीखा होगा। कहीं कुछ शायद मैंने पढ़ा था कि कोई मुर्गी पहले आई थी, बिकॉज अल्लाह ताला ने तख्लीक पहले तो चीज़ें की है ना मखलूक का, जैसे आदम आए और फिर नस्ल चली। तो मेरे ख्याल में मखलूक मुझे वो भी अल्लाह की एक मखलूक, एक जानवर, तो अल्लाह ताला ने पहले मुर्गी को ही बनाया होगा। क्योंकि अगर अंडा था तो अंडे पर बैठा कौन था? ये भी एक सवाल है। डॉक्टर अबीरा भी हमारे साथ मौजूद है, आपसे भी यहीं से शुरू करेंगे। आप बताएं, अंडा पहले आया था कि मुर्गी? देखें, इसका साइंटिफिकली तो
रीज़न कहना मुश्किल है, लेकिन देखें जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की शिप बनी थी उस पर हर जानवर का एक पैर था, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास मुर्गियाँ पहले थी। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है ऑन द बेस ऑफ माई स्टडीज़ जो हम रिलीजियसली कर रहे हैं। साइंस में मेरा इस मामले में रीडिंग कोई नहीं है। एग की न्यूट्रिशन पे मैं मज़ीद बात कर सकती हूँ। सही है जी, हमारे पास थोड़ी सी क्लैरिटी तो आ गई है ना कि क्या क्या लोग जानना चाहते हैं, क्या लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है। अच्छा, अगर हम अंडों की बात कर रहे हैं, अब कुछ लोग जो हैं वो फ्राइड एग खाते हैं, कुछ लोग हाफ फ्राई खाते हैं, कुछ लोग बॉइल्ड एग खा रहे होते हैं। इन सब में जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको देता है वो कौन सी फॉर्म ऑफ एग है? बॉइल्ड एग, बॉइल्ड एग, विदाउट एनी डाउट। क्योंकि बॉइल्ड एग है जब उसमें दो फ़ायदे हैं आपको। एक तो आपका वो सेफ़ और कंजम्पशन हो जाता है, फूड सेफ्टी के हिसाब से उसमें कोई चीज़ नहीं रहती। क्योंकि अगर आप कच्चा अंडा लेते हैं, हाफ फ्राई एग लेते हैं, उसमें आपके पास साल्मोनेला पॉइजनिंग के ख़तरात होते हैं, ठीक है। साल्मोनेला इंडायरेक्टली प्रेजेंट होता है आपके एग के अंदर, तो इट्स सेफ हो कि आप उसको कम्प्लीटली कुक करेंगे और खाएंगे। दूसरी चीज़, आपने 3 एग्जांपल दी ना, बॉयल एग, हाफ फ्राई, और जब हम फ्राई करते हैं वी आर एडिंग फैट इन दैट अंडा। उस अंडे के अंदर जब हम फैट डाल रहे हैं उस एग में, तो आपकी कैलोरीज बढ़ गई। फिर अंडे की कैलोरीज के साथ साथ आपको फैट वाली कैलोरीज भी मिल रही है। सो अगर आप सिर्फ बॉइल्ड एग लेंगे तो आपको फ़ैट की कैलोरीज नहीं मिलेंगी, आपको अंडा और अंडे के अंदर जो प्रोटीन, फैट्स, जो भी चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी। अच्छा, जिस तरीके से हम देखते हैं ना कि हर जैसे फ्रूट्स के बारे में भी कहा जाता है कि कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो आपको सुबह खाने चाहिए, कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं, मतलब यूजुअली हम लोग सोच रहे होते हैं कि फ्रूट्स बड़े हेल्दी होते हैं, लेकिन रात को भी अगर आप खाएं तो वो भी उस तरीके से काम नहीं करते। इस तरीके से अंडों का मामला भी है। इस पर हम देखते हैं कि डाइट आजकल हर बंदा कर रहा है, वो लोगों को हमने देखा है 12-12 अंडे या 6-6 अंडे खा रहे होते हैं। और कभी कुछ लोग कहते हैं सिर्फ वाइट एग खाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि एग यॉक भी खानी चाहिए, उसमें बहुत सारे फ़वाइद होते हैं। उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अब वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी, सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आज अंडों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और अंडों की कितनी अफादियत होती है, किस तरीके से जो है ये आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए, उस पर बात कर रहे थे। डॉक्टर अबीरा हमारे साथ मौजूद थी। अबीरा, बताइएगा, लोग जो हैं वो कह रहे होते हैं कि सिर्फ एग वाइट लें, अगर आप जो है वो उसकी जर्दी हटा दें, या कुछ लोग कह रहे होते हैं नहीं आप जर्दी क्यों हटाते हैं। तो मतलब डिफरेंट वीडियोस सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही होती है, तो लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो आप मुझे बताएं कि अगर आप डाइट कर रहे हैं तो आपने एग वाइट के सिर्फ एग वाइट ही लेना है, और ये जो 12-12 अंडे, 6-6 अंडे सुबह हम खा रहे होते हैं, ये खाना ठीक है? देखें, एग पूरा ऑन द होल आपको प्रोटीन भी देता है, तमाम न्यूट्रिएंट्स देता है। और जैसे डॉक्टर हसान ने पहले बताया कि एग के अंदर ना सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। जब और इसको इसलिए हम कहते हैं कि एग जो है वो कंप्लीट प्रोटीन है, सस्ता है। तो अगर लोग एग खा रहे हैं तो वो चीपर सोर्स ऑफ प्रोटीन ले रहे हैं, विच इज़ रियली नाइस, गुड, उनकी डाइट के लिए अच्छा है। लेकिन अगर बात अब एग योक की करेंगे तो वो थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि अगर आप दिन में 2 अंडे लेते हैं आप उसका एग योक ले सकते हैं। लेकिन अगर आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो क्योंकि एग योक के अंदर अराउंड 160 to 210 मिलीग्राम ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है, तो फिर वो आपको कहीं ना कहीं जाके नुकसान पहुंचाएगा। तो अगर आप अंडे की क्वांटिटी ज़्यादा कर रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन फिर आपको एग योक कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अंडे को जो है कम अमाउंट में ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, तो फिर आप पूरा अंडा लें। आपने पूरा अंडा लेना है। साथ ही साथ हम अगर मार्केट का ज़रा विज़िट करें, हम देख रहे हैं कि पहले हमने एक वीडियो भी देखी, आप लोगों की भी नज़र से गुजरी होगी, अंडों को भी इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं। फिर एक हमारे होते हैं फार्मी, जिनको हम अंडे कहते हैं, एक हमारे होते हैं देसी अंडे। अब मुझे बताएं कि लोग आजकल जैसे देखें हम, हार्मोनल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ख़वातीन में हो रहे हैं। साथ ही साथ इसका बड़ी बुनियादी वजह ये होती है कि हम जो भी चीज़ें हैं, जैसे हम चिकन ले रहे हैं तो वो लोग कहते हैं आप देसी चिकन खाएं। अंडों की बात होती है तो लोग कहते हैं देसी अंडे खाएं। देसी और फार्मी अंडों में क्या बुनियादी फ़र्क है? देखिए, फ़र्क कोई नहीं होता, दोनों अंडे सेम होते हैं। शेल का कलर चेंज होता है और योक का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और वो शेल का और योक का कलर डिपेंड करता है कि आपने हैन को डाइट क्या दी है, ठीक है। और अंडे में इंजेक्शन लगाने का सवाल नहीं है। व्हेन यू आर गोइंग टू इंसर्ट द नीडल तो वो शेल क्रैक हो जाएगा और इवेंचुअली वो अंडा बहुत जल्दी से स्पॉइल हो जाएगा, ठीक है। और अब इस तरह से बात फार्मी अंडों की, आप देखें मार्केट में मिल रहे हैं ओमेगा 3 रिच एग्स और इस तरह के एग्स। तो द पॉइंट इज कि आप जैसी हैन को डाइट देंगे उसी तरह का आपका एग होगा, ठीक है। तो अगर आपने अपनी घर की मुर्गियों को बहुत अच्छी कोई डाइट दी है
तो ठीक है, आपका अंडा जो है वो हेल्दी हो सकता है। लेकिन फार्मी अंडे क्योंकि थोड़ा सा इसको बॉयलर चिकन से मिक्स कर देते हैं हम कि वो मुर्गी इतनी जल्दी बड़ी होगी, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो अंडे देने वाली मुर्गियाँ होती हैं उनकी ब्रीड ही अलग होती है। लेयर ब्रीड जो होती है वो वाली मुर्गियाँ होती हैं, वो उनकी फार्मिंग की जाती है अंडों के लिए स्पेसिफिकली। तो साइंटिफिकली कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस आता है जब हम हैन की डाइट चेंज कर देते हैं। ठीक है जी, हमारे साथ स्टूडियो में हसन और डॉक्टर अबीरा मौजूद हैं। कॉलर एक हमारे साथ मौजूद है, उनसे ज़रा उनका सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताइए। जी, मुझे ये पूछना था डॉक्टर से कि डायबिटिक और ब्लड प्रेशर के पेशेंट जो है वो हफ्ते में कितने अंडे ले सकता है और कितनी जल्दी ले सकता है अंडे की, और दूसरा ये कि अंडे की जल्दी से LDL, HDL टोटल कोलेस्ट्रॉल पर क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है अकरम, बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा हसन, सवाल समझ में आ गया जी आपको? बिल्कुल। एक तो ये कि पेशेंट टू पेशेंट बहुत वेरी करेगा। पेशेंट ओबीस है या नहीं, पेशेंट का लाइफस्टाइल क्या है, वो जॉब क्या करता है, एक दिन भर एक जगह बैठने की जॉब करता है या एक्टिव लाइफस्टाइल है उसका, फिर उसके कोमॉर्बिड्स क्या क्या है, उसका ब्लड प्रेशर है सिर्फ या ब्लड प्रेशर के साथ शुगर भी है, शुगर के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी रहता है हाई या नहीं रहता है, जिगर उसका कैसे काम कर रहा है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा। अच्छा। फैमिली हिस्ट्री कैसी है उसकी, उस पर भी डिपेंड करेगा। आप एक अंडा तो बिला झिझक ले ही सकते हैं। मतलब मैं बोलूँगा अगर कोई पेशेंट भी है ब्लड प्रेशर का, ये वो आप बॉइल्ड एग लेंगे, उसमें नमक नहीं डालेंगे, आप वैसे ही खाएंगे। आपको कोई आर्टिफिशियल सॉल्ट ऊपर से नहीं डालना अंडे में। आप जो है वो एक तो खा ही सकते हैं। जहाँ तक मैडम ने अभी जो बात की थी उस पर भी मैं इसमें ऐड करूँ एक बात कि 2 अंडे आप जर्दी समेत खा सकते हैं जो जिम जाते हैं बच्चे। बाकी 6 अंडे अगर खाने तो आप उसका फिर आप सिर्फ जो है एग वाइट लेंगे, क्योंकि प्रोटीन कंटेंट उसमें ज़्यादा रिच होता है। एग यॉक में भी होता है लेकिन वो उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, विटामिन्स होते हैं और HDL LDL। अब मैं ये बताऊँ कि HDL बढ़ाता है जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो है वो एग यॉक बढ़ाता है, LDL नहीं बढ़ाता उतना। कुछ रिसर्चेस ने बताया कि बहुत कम क्वांटिटी में बढ़ाता है लेकिन बढ़ा सकता है। तो एक लेने में कोई आर नहीं है, लेकिन आप इससे ज़्यादा लेंगे तो क्योंकि उसमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का भी फर्क होता है, इन सब चीज़ों का फर्क होता है। आप दूसरी सोर्सेज क्या ले रहे हैं, आप अंडे में तो इतना परहेज कर रहे हैं लेकिन आप घर में खाने जो है वो मुरगन बन रहे हैं, डीप फ्राइड बन रहे हैं, तो फिर आप जो असल चीज़ है वो खा लें, उससे आप नुकसान कर लें अपना, रादर कि वो कचरा आप खा रहे हैं। हाँ अच्छा, ये जैसे आपने बात की ना कि ये वाले मसाइल होते हैं कि हमने जो चीज़ थोड़ी सी हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है ना उसकी हम पूरी रिसर्च कर रहे होते हैं, साथ ही साथ जो बाकी हम अपने रोज़मर्रा की रूटीन में ऐसी ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं, अल्लाह माफ़ करे। जैसे आपने बात भी अभी की थी ना कि दूध आप ले लें और अंडा ले लें। आप दूध भी मार्केट में ऐसे ऐसे आते हैं कि आपको खुद मना कर रहे होते हैं डॉक्टर्स के, भाई ये वाला दूध मत पीजिएगा, इसमें ये मसला है, इसमें ये डाला हुआ होता है। अच्छा, कुछ लोग हमने ऐसा देखा है, आप देख लें अपनी स्किन के लिए भी, स्किन केयर के लिए भी लोग जो है वो एग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि इससे आपकी जो स्किन है वो टाइटन अप होती है, आपकी स्किन के लिए बड़ा बेनिफिशियल है। उस बारे में मुझे बताइएगा डॉक्टर बीरा। देखिए, हमारी जो बॉडी है उसमें पानी के बाद सबसे ज़्यादा पानी है और उसके बाद प्रोटीन है। तो एग में जब सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मैं बार बार कह रही हूँ, मैं बता देती हूँ, वो अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, वो हमें बाहर से इनटेक करने पड़ते हैं, उनको हम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। तो जब एग में ये तमाम चीज़ें हैं ना, तो वो हमारी स्किन को, हमारे इवन हेयर्स भी प्रोटीन है, उनको अच्छा कर रहे होते हैं, क्योंकि वो प्रोटीन हमारी स्किन को ग्लो करने के लिए, स्किन को टाइटन रखने के लिए, बेसिकली एग की जो मेम्ब्रेन होती है ना, कभी कभी अगर आप फ्रेश एग खाएं, जो फ्रेश होता है उसके ऊपर आप देखें झिल्ली जैसी होती है, मुंह में आती है, वो दैट इज रॉ कोलेजन। तो आप अगर एग पूरा ले रहे हैं तो आपको कोलेजन मिलेगा और आपकी स्किन ज़रूर अच्छी होगी, इवन हेयर्स भी अच्छे होंगे। उसमें बायोटिन क्योंकि होता है, सेलेनियम होता है। अच्छा, जैसे हम बात करें ना अंडों का इस्तेमाल ज़रा बढ़ भी गया है। आप शैम्पू भी देखें उसके अंदर भी जो है वो अंडों का इस्तेमाल हो रहा होता है, और कहते भी हैं कि अंडा जो है वो आपने हेयर मास्क बनाना हो तो आप जो है वो अंडे के साथ कोई 2-3 चीज़ें दही वही मिक्स करके बालों में लगा लें तो बाल भी बड़े अच्छे हो जाते हैं। आप हसन क्या कहते हैं जो हम अपने हेयर ट्रीटमेंट के लिए या अपनी स्किन ट्रीटमेंट के लिए अंडों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं? एक तो प्रोटीन डाइट है, फिर उसमें जो विटामिन और मिनरल्स हैं, जैसे मैडम ने जिक्र किया सेलेनियम का, सेलेनियम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिंक
सेल्सन ब्लू आपने देखा होगा, एक शैम्पू का ऐड आता था, तो उसमें सेलेनियम होता था। तो जिंक आपके जहाँ भी किसी का ऑपरेशन हुआ है तो जिंक चाहिए उसकी रिकवरी के लिए, इसकी खाल जल्दी आने के लिए। तो जाहिर सी बात है आपकी हील कर रहा है, हीलिंग एजेंट एक तरीके से। तो आपकी प्रोटीन उसमें फिर आप देखें कैल्शियम, विटामिन डी, सेलेनियम, जिंक, इतनी सारी चीज़ें हैं इसमें, और भी बहुत सारे मिनरल्स एंड विटामिन्स हैं। तो एक इतनी कंप्लीट पैकेज है, डाइट है, तो ऑफ कोर्स ये आपकी स्किन भी टाइटन करेगा यकीनन, और बालों के लिए भी बहुत इफेक्टिव और लोग इस्तेमाल कर भी रहे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरीके से हम हमेशा बात करते हैं मेडिकल कंडीशंस की बात कर लीजिए तो ख़वातीन के लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि उनकी मेडिकल कंडीशंस काफ़ी सारी होती हैं। अब अंडों की तादाद, जैसे मैं शुरू में बात करी थी कि अंडे जो हैं वो लोग कहते हैं कि भाई आप अभी मत खाओ, छोटी बच्ची है तो अंडे ज़्यादा नहीं खिलाने, तासीर गर्म होती है, ये वाली बात। अब ये वाली जो चीज़ें हैं, अगर छोटा बच्चा है और आप उसको रोज़ाना की बुनियाद पर एक अंडा दे रहे हैं तो अगर वो फ्राइड एग है तो वो उसके लिए कैसा है, और अगर आप बॉइल्ड एग दे रहे हैं तो वो कैसे है उसके लिए? देखिए, छोटे बच्चों को ग्रोइंग एज है, उनको एनर्जी की भी नीड ज़्यादा होती है, उनकी बॉडी ग्रो हो रही है तो उनकी प्रोटीन की नीड्स भी डिफरेंट होती हैं और हाई होती हैं। इसी तरह से अगर आप ख़वातीन की बात करें तो एग जो है ना, जेंडर रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर, रिगार्डलेस ऑफ योर एज, आपको एग लेना ही लेना है क्योंकि ये इसका जो प्रोटीन है वो इजीली डाइजेस्टेबल है और बायो अवेलेबल है, जिसकी वजह से हमें एक खा के ना फ़ौरन से लगता है कि थोड़ी सी पावर आ गई है, थोड़ी सी एनर्जी आ गई। ठीक है, ये वाली चीज़ है। गर्म ठंडे तासीर को जो है ना साइंस नहीं मानती। अच्छा जी, तो कंजम्पशन के लिए बहुत अच्छा है। आप बच्चों को फ्राइड एग भी दे सकते हैं, बॉइल्ड एग भी दे सकते हैं, बस मेक श्योर कि वो कम्प्लीटली कुक्ड हो। जैसे देसी चीज़ें होती थी कि कच्चा अंडा पिला देते हैं दूध में डाल के, वो वाली चीज़ को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि कच्चे अंडे में फिर वही साल्मोनेला पॉइजनिंग का खतरा आता है, तो बेटर सेफ आप। अच्छा, लोग जैसे मैडम ने कहा कि साल्मोनेला पॉइजनिंग का आता है कच्चा अंडा, हम कच्चा अंडा आपने वो दूध में मिला के दे रहे हैं। अब साल्मोनेला टाइफाइड कराता है, टाइफाइड कॉजिंग बैक्टीरिया, तो टाइफाइड हो सकता है आपको, तो इसलिए अंडे का प्रॉपर पका हुआ होना ज़रूरी है, लेकिन बॉइल्ड हो तो बहुत अच्छा है। अच्छा, जैसे आप बात करें ना, अक्सर हमारे यहाँ तो ये पाया भी जाता है, आम जहनों में भी है। आप थोड़ा सा पीछे चले जाए ना ज़रा, जो हमारे कह लें पेरेंट्स हो गए, उनका यही होता है कि भाई आपने दूध लिया, दूध के अगर किसी को चोट लग गई है, अगर कोई इस तरह का है, उनको लगता है कि ये कोई हीलिंग प्रॉपर्टी है, इससे ज़रा ज़्यादा हीलिंग प्रोसेस जो है वो आपका ज़रा जल्दी से आसान हो जाता है। इसमें बिल्कुल भी आप कह रहे हैं कि नहीं, एक्चुअली हीलिंग प्रॉपर्टी, जैसे प्रोटीन डाइट है तो हीलिंग प्रॉपर्टी तो है ना, आपकी बॉडी को एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देगी, आपकी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी, फाइट करेगी, सब चीज़ें करेगी, लेकिन उसमें बॉइल्ड एग नहीं है। जैसे बात है वो कच्चा है ना, कच्चे में तो फिर कंटेमिनेशन है ना, रॉ, उसमें बैक्टीरिया बैठा होगा, साल्मोनेला टाइफाइड कॉज करता है। और हमारे यहाँ सोसाइटी में इंडिया में बहुत कॉमन है टाइफाइड, तो हम टाइफाइड तो नहीं चाहेंगे ना कि वो टाइफाइड हो जाए कच्चा अंडा पीने की वजह से, तो इसलिए कच्चा अंडा अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, मुझे अभी ना ये भी बताइएगा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, अगर हम बात करें वो लोग जो कि थोड़े डाइट कॉन्शियस हैं, जो जिम जा रहे होते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर जा रहे होते हैं, आप प्रोटीन पाउडर्स ले रहे होते हैं, अब वो अक्सर हमने देखा है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी आप ले रहे होते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स भी आप ले रहे होते हैं प्रोटीन की, जिसकी वजह से हमने देखा है कि लोगों की डेथ भी हुई है, वो रिपोर्ट भी हुई है। अब अगर हम देखें कि आपने प्रोटीन पाउडर लेना है, अब प्रोटीन पाउडर आपके लिए कितना सेहतमंद है, और अगर यही आप जैसे कह रही हैं कि अंडे में प्रोटीन होता है, आप अंडा ही ले लें तो वो कितना फ़ायदेमंद है? देखें, प्रोटीन पाउडर से डेथ के बारे में तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन प्रोटीन पाउडर अलोंग विद स्टेरॉइड्स जो आपकी बॉडी को शेप और मसल जल्दी गेन करने के लिए जो यूज़ होते हैं ना, उससे हेल्थ रिस्क आते हैं। और जो प्रोटीन पाउडर होते हैं वो अमूमन वे के बने हुए होते हैं, और वे एक बहुत हेल्दी प्रोटीन है। वे हो गया, आपके पास एग हो गया, मीट एंड मिल्क प्रोटीन, इसमें सारे अमीनो एसिड्स हैं, ये कंप्लीट प्रोटीन कहलाते हैं अलॉन्ग विद सोए। ठीक है, तो आप ये ले रहे हैं, इसमें बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें कॉस्ट का, तो जो अंडा है और एक वे प्रोटीन पाउडर अगर आप 1 kg भी लेने जाएंगे तो वो अराउंड 9,000 to 8,000 रुपीज़ पर kg है। तो इट्स बेटर कि आप जो है वो फ्रेश नेचुरल चीज़ लें, वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। अच्छा, अभी ना जैसे हम बात करें ना, हाफ फ्राई लोग ज़्यादा खा रहे होते हैं और उनके दिमागों में होता है ये ज़्यादा हेल्दी है कि अगर आप हाफ फ्राई अंडा खा रहे हैं तो उन लोग, वो जैसे हम बात कर रहे थे ना अभी कि दूध के अंदर जो है वो आप कच्चा अंडा डाल के पी लें तो बड़ा फ़ायदा होता है, तो उनको लगता है कि अच्छा ये अगर हाफ फ्राई खाएंगे तो ये हमारी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है। वो पैलेटेबल होता है उनके लिए, उनको मज़ा आता है, वो पराठे से खा रहे हैं, तो एक्चुअली वो लज्जत के लिए खा रहे होते हैं। अब आप कोलेस्ट्रॉल 40+ है, 35+ है, और आप काम ज़्यादा एक्टिव हो, क्योंकि आप पुराने ज़माने का जो इंसान होता था वो एक्चुअल काम होता था कि वो लकड़ियाँ काट रहा है, तो ये कर रहा है, तो खेती बाड़ी कितनी होती थी। हम लोगों के लिए थोड़ी है कि हम अंडा वो तलें,
तो हम लोगों को तो बहुत एहतियात रखनी चाहिए इन चीज़ों में। और बाद में हमारे खाने ऐसे होते हैं तो फिर हम उसमें भी तेल डाल रहे हैं, बाकी खानों में भी तो इसमें भी तेल डाल रहे हैं। तो आई थिंक वी शुड नॉट बी गोइंग फॉर द फ्राइड एग। कभी कभार चल गया तो चल गया, लेकिन वैसे आपकी डाइट में जो हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट, क्योंकि अब आप लोग एक्सरसाइज से तो अपने आप को ठीक नहीं रखने से रहे। और फिर जाहिर सी बात है कि 50 साल से जो इंसान है उसमें मैं यही अपने पेशेंट्स को ही बोलता हूँ कि वो गला खराब है, ये खराब है। मैं कहता हूँ क्या फ्रिज था 50 साल पहले सबके घरों में? नहीं था। सही खाना ताज़ा बनता था, उसी वक्त खाया सबने, कितना सब हेल्दी रहते थे। अब आप खाना बना के फ्रिज में रख रहे हैं, 2 दिन के बाद खा रहे हैं बासी, फिर जो ठंडा टेम्परेचर कंट्रोल हुआ आगे पीछे हुआ, ठंडा पानी पी रहे हैं, हर चीज़ ठंडी। एक तो आर्टिफिशियल, जैसे आपने वे प्रोटीन की बात की, इट्स एन आर्टिफिशियल थिंग। व्हाई नॉट टू गो फॉर द नेचुरल थिंग व्हिच आर अवेलेबल। और जैसे आप बात करें ना, मतलब अगर बिकॉज आई एम पंजाबी, तो हमारा ये होता है कि जब भी थोड़ा सा टाइम हमें मिलता है तो हम ज़रा निकल जाते हैं, क्योंकि मेरे जो ददयाल फैमिली है वो गांव में होते हैं। तो मैं जा रही होती हूँ, जिस तरीके से मैं देख रही होती हूँ ना, उनको 4-5 बजे चाचू माशाल्लाह उठ रहे होते हैं और मीठी लस्सी, मतलब हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अगर हमने लस्सी के 4-5 घूंट पी लें तो हमारी बस है। फिर वो सारा दिन हम एक हैवी रह रहे होते हैं। वो 4-5 बजे उठ के कोई लस्सी के 2 ग्लास पी के माशाल्लाह फिर अपनी खेती बाड़ी के कामों से वापस आके फिर प्रॉपर देसी घी का नाश्ता हो रहा है। तो जैसे आप बात करें, एक फिजिकल एक्टिविटी हमारी बहुत ज़्यादा थी। अब तो हमारा ये कि भाई ठीक है, हमने बस ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारी खुराक कम हो जाए या हम, और आजकल हमारे पास ऑप्शंस भी कम है। आजकल अगर आप देखें, अगर जैसे हम बात करें आर्टिफिशियल खानों की, दूध आपको नहीं पता खालिस है या नहीं है, अंडों में लोगों को कन्फ्यूजन होती है, चिकन में कन्फ्यूजन होती है। अब ये वाले जो तमाम तर मसाइल हैं, इनसे बचने के लिए अगर आपने अबीरा बताना हो कि आप किस तरीके से जो है वो जो लोगों की मिथ्स जिसको हम कहते हैं, वो कौन कौन सी हैं जिसको आपको लगता है कि ये बिल्कुल भी इसमें कोई रियलिटी नहीं है, इससे जहन को साफ कर लेना चाहिए। देखिए, अंडा खाने से आपको एक्नी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अंडा गर्म होता है, ठंडा होता है, बीमारी में आपको नहीं खाना चाहिए। इवन एक्चुअली आपको बीमारी में खाना चाहिए ताकि आपकी बॉडी वो इजीली डाइजेस्टेबल है, कंप्लीट प्रोटीन है, तो वो आपको आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। इम्यूनोग्लोबिन्स है वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। तो बीमारी में लेने से कोई बलगम वलगम नहीं बनता है। ऐसी ये सारी फजूल कहने की बातें हैं। और देसी अंडे में या फार्मी अंडे में फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। आपको क्या पता कि जो देसी अंडे वाला है वो कचरा कुंडी पे छोड़ दे अपनी मुर्गियों को चरने के लिए और इस तरह से। तो एक्चुअल जो फीड है उस पर डिपेंड करता है। जैसे हम कह रहे होते हैं ना कि माँ सेहतमंद रहेगी तो ही बच्चा सेहतमंद पैदा होगा, तो अंडे के साथ भी सेम ही है। ठीक है जी, हम जो है वो वर्ल्ड एग डे 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। उसके हवाले से बात कर रहे थे, अंडों की क्या अफादियत होती है, किस तरीके से आपकी बॉडी को जो है ये फ़ायदा पहुंचाता है। और हम लोग जो हैं आजकल के दौर में, जिस दौर में हम लोग रह रहे हैं, वहाँ हम प्रोटीन्स के पीछे भाग रहे होते हैं कि किसी तरीके से हमें किसी चीज़ से प्रोटीन मिल जाए और हम जो है वो अपनी डाइट को भी बेहतर कर लें। उस हवाले से हम बात कर रहे थे कि अंडे में कितनी अफादियत होती है और कितना ये आपके लिए ज़रूरी है। प्रोग्राम जो है उसका सिलसिला जारी है। डॉक्टर अबीरा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अबीरा का। प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। 11 अक्टूबर की अगर बात की जाए तो आज बच्चियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जिस तरीके से हमें मसाइल का सामना करना पड़ा है, जिस तरीके से जो है वो हम देख रहे हैं कि तमाम तर मामलात हमारे माशरे में हो रहे हैं, और इसको आप बेहिसी कह लें, इसको आप कह लें कि ज़मीर का मर जाना कह लें, जिस तरीके के वाक़यात हमें रोज़ाना की बुनियाद पर देखने को मिलते हैं और तरह तरह की मंतक भी निकाली जाती है और कोशिशें की जाती है कि इल्ज़ाम जो है वो किसी और के सर पर डाल दिया जाए, क्योंकि आप कि घर में अगर कोई बच्ची मौजूद है, अगर अब बच्ची को इतनी इजाज़त नहीं है, छोटी बच्ची है, पहले हम देखते थे कि छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां गलियों में खेल रहे होते थे, अब जो है वो बच्ची घर से बाहर नहीं निकल सकती, ना वो घर के बाहर महफूज है, ना वो घर के अंदर महफूज है, ना वो उस तरीके से अगर स्कूल जा रही है वहाँ महफूज है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में महफूज नहीं है। फिर ख़वातीन जो जॉब करती हैं, जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आगे बढ़ती हैं, हमने देखा है कि वो भी अब कहीं ना कहीं उनके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसे वाक़यात हो रहे होते हैं जिस तरीके से ज़्यादती के केसेस में इजाफा हो रहा है। और अगर ज़्यादा पीछे हम ना जाएं, अभी 2-3 दिन पहले पेश आने वाला एक वाक़या जो कराची के इलाके गुलबर्ग में हुआ, जहाँ पर 3 साला बच्ची के साथ उसके जो नेबर में मौजूद थे, आप उनको क्या कहेंगे, खैर
जो मौजूद थे साहब, उन्होंने, और वो रिक्शा चलाते थे, उन्होंने उस कमसिन बच्ची के साथ ज़्यादती की और ज़्यादती करने के बाद जो है वो उसको जो है वो उन्होंने मार दिया। अगर इस खबर के बारे में बताऊं तो गुलबर्ग में 3 साला बच्ची का ज़्यादती के बाद कत्ल, रिक्शा ड्राइवर कातिल निकला और उनको गिरफ्तार कर लिया और उन्होंने जो है वो एतराफ़े जुर्म भी कर लिया है। गुलबर्ग में 3 साला बच्ची की फंदा लगी लाश मिलने के वाक़े में गिरफ्तार मुलजिम ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक वाक़े के बाद गिरफ्तार किए जाने वाले मुलजिम रिक्शा ड्राइवर नसीर ने बच्ची को गले में फंदा लगाकर कत्ल किया, जिसका उसने एतराफ़ कर लिया है। पुलिस के मुताबिक बच्ची को कत्ल करने के बाद लाश बोरी में डालकर गली में फेंक दी। गिरफ्तार मुलजिम की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है, पिक्चर्स भी सामने आ गई हैं और पुलिस हुकाम ने बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची से ज़्यादती की तस्दीक हुई है और मुलजिम से मज़ीद तफ्तीश जो है वो जारी है। ये वाक़या जो है वो 9 अक्टूबर की सुबह पेश आया और जो छोटी बच्ची है वो सुबह स्कूल जाने के लिए निकली थी, जिसे मुलजिम ने ज़्यादती का निशाना बना दिया। इसी हवाले से जो है वो हम बात कर रहे हैं। हसन औज हमारे साथ मौजूद हैं, शहरियार दाऊद, मुफ्ती शहरियार दाऊद ने भी हमें ज्वाइन किया है और साथ ही साथ जो है वो वकार हुसैन चीमा, एडवोकेट हाई कोर्ट, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे मैं बात कर रही थी कि आप अगर छोटी बच्ची है, आप जब ऑब्वियस सी बात है कि जो वालिद साहब हैं वो सुबह निकलते हैं जॉब के लिए, तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिन्होंने स्कूल वैन्स लगवाई होती हैं, बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स होते हैं जिन्होंने रिक्शाज लगवाए हुए होते हैं और आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आपकी बच्ची चाहे वो किसी भी एज ग्रुप में है, चाहे वो बिल्कुल ही नौमौलूद है, चाहे वो कमसन है, चाहे वो बड़ी है, किसी सूरत जो है वो महफूज नहीं है। और आज जो है वो बच्चियों का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है। इसी पर सबसे पहले शहरियार दाऊद साहब से बात करेंगे और जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हो रहा है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और हमारे माशरे में? अच्छा, पहले यहाँ पर मैं अर्ज़ कर दूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। जब कोई माशरा बनता है वो फ़र्द से बनता है। कहते हैं ना कि इंडिविजुअल मेक सोसाइटी। अब जब ये बहुत सारे अफराद मिलते हैं, एक सोसाइटी बनती है, तो उसके अंदर अच्छे बुरे सब होते हैं। यकीनन बुरों की तादाद इंतहाई कलील होती है, कम होती है, लेकिन इसके बावजूद वो कम तादाद बहुत बड़ी तादाद को बहुत बुरी तरह से मुतासिर कर देते हैं। अब आप ये बात खबर पढ़ रही थी, मेरे नॉलेज में नहीं था। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेटियों का बाप हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाज़िल करदा मोजज़ाती किताब, जिसे हम कुरान मजीद कहते हैं, वो हमें क्या इरशाद फरमाता है और हमारे इंसानों का, मैं तो मुसलमान भी नहीं कहूँगा, इंसान कहूँगा। आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना, है ना, बस के मुश्किल है हर चीज़ का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। तो हम तो इंसानियत के मेयार पर भी शायद नहीं पहुँच पा रहे। तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या खूब इरशाद फरमाया, सूरह शूरा है ना, शायद 49 वर्स है, कि हम जिसे चाहते बेटियां देते हैं। अब ज़रा अल्लाह ताला की क्या कहना चाहिए, हिकमत देखिए, पहला वर्ड इस्तेमाल किया बेटियां। हम जिसे चाहते हैं पहले बेटियां देते हैं, जिसे चाहे बेटे देते हैं, जिसे चाहे दोनों देते हैं, और जिसे चाहते हैं कुछ भी नहीं देते, बे औलाद रखते हैं। ये सब अपनी अपनी जगह पर आजमाइशें हैं। औलाद जो है ना, ये तुम्हारा माल और औलाद, ये आजमाइश है, अल्लाह ने फरमाया। तो अब जो हमारा मुआशरा जिस तेज़ी के साथ जिस बुराई या जहालत के गहरे गड्ढे में गिर रहा है, ये इसके ऊपर जब तक हम यानी कोई स्टॉप नहीं लगाएंगे, कोई हम हर्डल नहीं खड़ी करेंगे, उस वक्त तक कुछ होगा नहीं। वजूहात पे अगर हम आते हैं तो सबसे बड़ी वजह तो हमारी अपनी खुद की है कि हम खुद ऐसा कोई इल्म हासिल करना ही नहीं चाहते जो हमें इंसानियत की तरफ बढ़ाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम इंसान बनना नहीं चाहते। इसको अगर मैं बहुत आम अल्फाज में कहूँ, मैं इस वक्त बैठा हूँ, अमामा जुब्बा वास्केट वैली वो टिप टॉप, जी मौलाना क्या ज़बरदस्त। हम नेक दिखना चाहते हैं, एग्जैक्टली। हम नेक बनना नहीं चाहते। मैं शरीयत जी हम गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलामी रसूल में मौत में कबूल है, झूठे हैं हम गुलामी रसूल मरने की बात करते हैं। अरे हम तो गुलामी रसूल के मुताबिक जीना ही नहीं चाहते। एग्जैक्टली।
हम तो कहते हैं जी निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करो, हम अपने ऊपर निज़ाम नहीं कायम करना चाहते मुसलमान का, इस्लाम का। ऐसा ही। क्या मुझे नहीं पता लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठे पे खुदा की लानत है? क्या मुझे नहीं पता कि चोर के हाथ काटे जाते हैं? मैं कभी चाहूंगा कि चोरी की ये सजा नाफिज हो? कभी भी नहीं चाहूंगा। क्या मैं कभी चाहूंगा कि झूठी गवाही देने वाले को निकाल दिया जाए मुआशरे में से? झूठी गवाही देने वाले को उसका सोशल बाइकआउट करने का हुक्म है उस वक्त तक कि जब तक कि वो तौबा ना कर ले। हम जब, मैं कानून को भी क्या कहूँ, कानून हमारे किसने बनाए हैं? अल्लाह के रसूल के कवानीन अगर नाफिज होते तो खुदा की कसम आज ना, कितना ही अयाश सही, कितना ही हम अरबों को बुरा कहें, लेकिन कुछ भी ऐसा सऊदी अरब में हमने पिछले दिनों किया था ना कि सबसे ज्यादा खाना दाया होता है मक्का मदीना में। मैंने साबित किया था। लेकिन इसके बावजूद द लीस्ट रेट ऑफ क्राइम इज इन सऊदी अरेबिया इन द वर्ल्ड। व्हाई? बिकॉज दे आर इम्प्लीमेंटिंग द शरिया लॉ ओवर देयर। शरिया लॉ भी बड़े इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे तो खैर इस सवाल के जवाब चाहिए भी नहीं, क्योंकि मैं बड़ी क्लियर हूँ कि अगर मैं कोई बुराई करती हूँ तो ये मेरा फेल है, उसमें किसी और का कसूर नहीं है कि मैं बोलूँ कि अगले बंदे ने मुझे प्रोवोक किया, मैं इस चीज़ से मुझे ये लगा, उस चीज़ से मुझे ये लगा। मुझे लगता है कि आपने जो, अगर ये गलती, या ये गलती तो खैर नहीं कहेंगे, ये जो आपने जुर्म किया है, ये जो गुनाह किया है आपने, इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी आप पर आयद होती है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ रही है। वेलकम बैक जी। सिटी 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। बच्चियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और दिन तो मनाया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से हम बच्चियों को ट्रीट कर रहे हैं अपने इर्द गिर्द, वो जो है वो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हसन हमारे साथ ही मौजूद है। हसन, मुझे बताइएगा कि हमारे माशरे में वो जो एक दौर था जब बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। अब आपकी जो बच्ची है वो पढ़ लिख भी रही है, वो बहुत सारी ख़वातीन ऐसी भी हैं, लड़कियाँ ऐसी भी हैं जो पूरा अपना घर चला रही होती हैं। उसके बावजूद भी जिस तरीके से बच्चियों को समझा जाता है, अगर किसी फैमिली में 2 बच्चियां पैदा हो गई हैं तो होता है कि ओहो अल्लाह अच्छा करेगा, अल्लाह आपको, हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको बेटा दे दे। मतलब वो जो इतना फजूल का बोझ है, और उसके बाद जिस तरीके से ये बुराइयां हमारे मुआशरे में जन्म ले रही हैं, ये इसको कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। 2-3 इसमें मैं जवाब देना चाहूँगा। एक तो औलाद नरीना की ख्वाहिश जो है अम्बिया ने भी की है, हज़रत इब्राहीम की दुआ है, और भी बहुत सारी लोगों की है इसी तरीके से। लेकिन अल्लाह ने अपने सबसे महबूब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो नस्ल उनकी चली है वो बेटे से नहीं चली। तुम किसी बेटे के बाप नहीं हो, कुरान की आयत। फिर जो आपने जिंदा दरगोर वाली बात की, कुरान की आयत है, उस लड़की से पूछा जो बेगुनाह जिंदा दरगोर कर दी गई, उसकी जुर्म में जिंदा दरगोर की गई, ये वाली बात। जिंदा दरगोर होना क्या है? क्या सिर्फ बच्ची को अरब में दफना दिया जाता था? नहीं। जिंदा दरगोर एक इस्तिआरा है कि आपको जीते जी मार देना, मैं आपको आपके हुकूक सारे सल्ब कर लूँ। अरब के माशरे में औरतों को बच्चियों को सिर्फ जिंदा दरगोर नहीं किया जाता था, बल्कि उनके हुकूक भी सल्ब किए जाते थे। ना उनको प्रॉपर्टी में राइट था, ना उनको फ्रीडम थी, बहुत सारी चीज़ें थी जिनमें वो, मतलब वो एक सेकंड स्पीशी के तौर पर ट्रीट होती थी। दे वर नॉट कंसिडर्ड ह्यूमंस। इंसान बराबरी पे नहीं होती थी, ये एक दूसरी दर्जे की मखलूक है जो हमारे ताबे है, जिसको हम लॉन्डी बना के भी रखेंगे, गुलाम तो कल्चर था खैर, लेकिन ना इसको जो है ये हमारे हवस बुझाने के लिए हमारी खिदमत में मामूर है, हम इसको कोई राइट नहीं देंगे। इस्लाम ने पहली बार 1400 साल पहले राइट दिया प्रॉपर्टी में और हर चीज़ में। अब मैं इसमें, अब ये वाली बात तो सबको पता है, इस्लाम ने जो अब अंग्रेज़ माशरों में अब राइज हुई, वोट कहा, ये सब चीज़ें उस ज़माने में भी, मतलब उस ज़माने में भी एक जो है हमारी उम्मुल मोमिनीन है, वो लोगों को प्रीच करती थी। सोचे ज़रा, वो बिज़नेस करती थी। तो उस ज़माने में भी ये हमारे इस्लाम का ये है चेहरा जो हमें दिखाना चाहिए। जो बच्चियों की बात है, बच्ची हो या बच्चा हो, आजकल सबके साथ ही इस तरह के अब्यूज़ के मामला हो रहे हैं, बच्चे भी कौन से सेव हैं। ये जो वाक़या हुआ इतना तकलीफ़ दे वाक़या था, और ये इसके अलावा भी ज़ैनब वाला वाक़या, कसूर में बच्चियों की फिल्मिंग, ये सब चीज़ें बहुत क्यों हो रहा है? अब आपको पता है कि पहले ये चीज़ें होती थी, हाईलाइट नहीं होती थी। अब कैमरा सबके हाथ में। कैमरा कब आया है? सन 2000 से सबके पास मोबाइल कैमरे वाले शुरू आने शुरू हुए। पहले तस्वीर खींचती थी, फिर वो महंगे थे, फिर वो वीडियो बननी शुरू हुई। अब वीडियो बन के लीक करना, ब्लैकमेल करना, बच्चियों के साथ बच्चियों का इस्तेसाल करना। आजकल सिर्फ छोटी बच्चियों नहीं, छोटी बच्चियों में तो इधर जो है क्या कहते हैं, वो मर्द बच्चे को तो पता भी नहीं कि दुनिया क्या है, अभी उसने तो देखा क्या है, उसे तो बोलना भी नहीं आता होगा। लेकिन
जो बच्चियां बुलूगत की सतह पर पहुंच गई हैं, 12-13 साल की हैं, जिनको अब लड़के अच्छे लगने शुरू हुए हैं, नेचुरल फिनोमेना है, उनके साथ जिस तरह अब्यूज़ होता है, जिस तरह लड़के इस्तेहसाल करते हैं, उनको ये शर्म नहीं आती। मैं इस आस्पेक्ट पे ज़रूर हमेशा बात करना चाहता हूँ कि लड़के जिस तरह लड़कियों के साथ खेलते हैं, True. अपनी दिल लगी शादी आपको करनी नहीं है, आपकी शादी होनी है जब आप सेटल हो जाएंगे, जॉब करेंगे 25 साल 30 साल की उम्र में। लेकिन आपने बच्ची को यूज़ किया, अब्यूज़ किया, फिजिकली भी असॉल्ट किया, और सिर्फ किस लिए? आप उससे ये बात करके करो कि भाई मैं जो है तुमसे इजाज़त ले रहा हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, सही है, इट्स दैट काइंड ऑफ रिलेशन। लेकिन आप क्या करते हो? मोहब्बत का इस्तेमाल करते हो, आप जाल फेंकते हो, जज्बात से खेलते हो। किसी के जज्बात से खेलना सबसे बड़ी तौहीन है। आप पैसे देके खरीद लो औरत अगर आपको इस तरह के शौक है, लेकिन आप किसी के जज्बात से नहीं खेलो। ये जो है ना, जो बच्चियों को जिंदगी भर इमोशनल ट्रॉमा रहता है, जो पहली मोहब्बत का, जिसके बाद वो किसी भी आदमी पे ट्रस्ट नहीं कर पाती। अब्यूसेस कहाँ नहीं हो रहे? भाई के हाथों अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज नहीं है, दूसरा अब्यूज है। बोटी मिल रही है तो बेटे को मिल रही है, बेटी को नहीं मिल रही है, सही है। पढ़ाई की फीस है, उसको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिला करा दूंगी, बेटी तुम्हारी तो शादी हुई, तुम पे क्यों इन्वेस्टमेंट करूँ, इसने तो दूसरे घर जाना जी। इस तरीके की बहुत सारी चीजें, हर चीज पे आप देखें कि बेटे के, क्योंकि हमारा ख्याल रखेगा, शायद हम ये समझते हैं। तो क्या हम सिर्फ, इसका मतलब है कि हम औलाद जब पैदा करते हैं या औलाद को जब पालते हैं तो हमारे जहन में ये नहीं होता कि हमारी औलाद है, हमारे जहन में होता है हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिससे हमें रिटर्न लेना है, मतलब इट्स अ बिजनेस। तो यू आर नॉट अ गुड सोल योरसेल्फ। अच्छा अज़ान, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, मुझे तो अब ऐसा लगता है कि अगर हम आजकल देखें, पेरेंट्स देखें, तो अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो हमें हमारी माएँ कह रही होती हैं कि तुम, अच्छा तुमने भी माँ बनना है, अच्छा तुमने भी, और तुम क्या ही कर लोगी। तो हमें ऐसा लगता है कि आजकल जैसा आप बात करें ना बिजनेस, हम बड़ी तमाम कैलकुलेशंस हमारे यहाँ इतनी हो गई हैं कि हमने जो है ना वो तमाम तरह कैलकुलेशंस के साथ काम करना होता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होगी। और जिस तरीके से बुराइयाँ बढ़ रही हैं, हम मुफ्ती साहब जैसे बहुत सारे केसेस हसान भी बता रहे थे, मल्टीपल केसेस हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ अगर देखा जाए, अगर इस तरह का कोई जुल्म, कोई ज़्यादती होती है, वहीं हम देखते हैं कुछ चंद मुफ्तियाने कराम होते हैं जो ये बात बोलते हैं, देखें इस औरत ने पर्दा नहीं किया था, देखें इस औरत ने कुछ ना कुछ किया होगा, देखें ये औरत रात के 11 बजे घर से बाहर थी। तो आपको लगता है कि एक बंदी, एक बच्ची जो कि ऑलरेडी विक्टिम है, जो कि ऑलरेडी एक ट्रॉमा में है, जिसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी आपने उसके बावजूद भी उसको, मतलब आपने इतना कह कर इतना भी नहीं आपने छोड़ा कि वो कहीं पर अपने घर वालों को, अपनी माँ को ये बात बता सके कि मेरे साथ ये हुआ है। उसके बाद आप एट द एंड ऑफ द डे आप उस बच्ची को ही, उस लड़की को ही कसूरवार साबित कर देते हैं। सबसे पहली जो हमारी गलती है ना एज ए कौम, मिल्लत तो मैं नहीं कहूँगा, एज ए कौम, वो ये है कि हमने बीइंग अ ह्यूमन बीइंग औरत को, फीमेल को अपने बराबर इंसान समझा ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि हमने इंसानों को बराबर पैदा किया, तो क्या औरत इंसान के अंदर नहीं आती? मर्द ही आता है। तो जब इंसान बराबर हो गए और जब खुतबा हुज्जतुल विदा को लेंगे, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अरबी को किसी आजमी पर, अब जब ये अब अरबी गोरा काला कहते हैं तो इसका मतलब मेल फीमेल होता है, एंड द थर्ड जेंडर टू, इंक्लूडिंग द थर्ड जेंडर टू, ऑल द पीपल, जो लोग इंसान कहलाते हैं, जो लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो सब इसके अंदर आते हैं। तो हम इतने अंधे हो गए अगर, तो वो जो कोई अगर मुफ्तियाने के नाम इस तरह की बात करते हैं, और जी कुड़ी ने वो पर्दा नहीं कितना होना, ऐस बात हो, वो जी आग जाएगी तो मक्खन तो पिघलेगा। सुनिए, जिस आयत का हम कहते हैं कि ख़वातीन तुम अपने ढलका लो आंचल वगैरह सॉरी, तो भाई उससे पहले ही अल्लाह ताला ने ये फरमाया, ए मर्दो तुम अपनी निगाहें नीची रखा करो। हमारे ये उलमाए कराम या मुफ्तियाने कराम जो खतीब आज़ाद मिंबर पे बैठते हैं, वो जुम्मा के दिन मर्दों की ऐसी तरबियत क्यों नहीं करते? कुछ लोग करते हैं, अच्छे बुरे, मैंने कहा ना सब। हमारे यहाँ एक फिनोमेना तो नहीं कहूँगा, हमारे यहाँ भेड़ चाल है। क्या भेड़ चाल है जी, जुम्मे का बयान है ना, इसमें सिर्फ हमने मूसा ईसा का वाक़या सुनाने हैं, और हमने जो है ना ये सुनाना, ये जी ये फला, ना हम सूद पे बात करते हैं जुम्मे के खुतबात में, ना हम ख़वातीन और बच्चे बच्चियों की इक्वालिटी की बात करते हैं, राइट्स के बेहाल। आप कह रहे थे कि जी अब जिंदा दरगोर नहीं होते, अब भी जिंदा दरगोर होते हैं, अब भी जिंदा दफनाया जाता है। क्या है, माँ के पेट में जब पता चल जाता है आप अल्ट्रासाउंड करा लेते हो, जी ये बेटी होने वाली है, DNC करा दो, और पहले ही 2 कुड़ियाँ आएगी होती हैं।
ये जहालत, सॉरी टू से, ये जहालत जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे, एंड दिस इज़ अ वेरी हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन दी खतीब हज़रात, उलमाए किराम पर। मैं हाथ जोड़ के विद ड्यू रिस्पेक्ट तमाम उलमा से रिक्वेस्ट करूँगा, आज भी जुम्मा खुदा के लिए अपने जुम्मे के बयानात के अंदर आज का टॉपिक मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यही, कल मुझे फाद ने बताया ना, मैंने अपना आज का टॉपिक यही बनाया, जुम्मे का बयान इंशाल्लाह करूँगा अभी। ख़वातीन और ख़ासतौर पर ये बच्चियों का जो गर्ल्स डे है, आई विल डेफिनेटली से समथिंग, बल्कि मेरा पूरा टॉपिक इसका होगा। क्यों? इसलिए कि आज अगर हम इनकी रहनुमाई नहीं करेंगे, कुछ भी हमारी जिम्मेदारी तो है, अगर हम नहीं पूरी कर सकते तो हमें मिंबर छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरीके से हमारे यहाँ ये बुराइयाँ बढ़ रही हैं, और ये बुराइयाँ बढ़ भी इसलिए रही हैं क्योंकि चंद ऐसे अनासर हर जगह मौजूद होते हैं, हर इदारे में कह लें आप, हर डिपार्टमेंट में मौजूद होते हैं, जहाँ पर कुछ काली भेड़ें होती हैं मौजूद, जो आपको शय देती हैं, गलत काम की तरगीब देती हैं। वहीं पर ये लोग होते हैं मौजूद जो आपको कहते हैं कि ये मर्द की गलती नहीं है, ये औरत की ही गलती है, ये इस बच्ची की ही गलती है। और ऐसे ऐसे वाक़यात हो रहे होते हैं कि आपकी रूह कांप जाती है वाक़यात सुनकर। आप सिर्फ एक बार तसव्वुर कर लें कि आप उस बच्ची के जूतों में अपना पाँव डालें, आप अपने आप को वहाँ रखें, आप सोचें कि अगर यही खुदा ना ख्वास्ता आपके घर में हो, आपकी बहन बेटी खुदा ना करे के साथ किसी के साथ हो, तो फिर आप उसके साथ क्या करेंगे? हम ये नहीं सोचते। मैंने पहले भी बात की थी, हमें सिर्फ लगता है कि जो हमारे घर में माएँ बहनें मौजूद हैं ना, वो हमारी माएँ बहनें, उनकी इज़्ज़त है। जो बाहर हैं उनकी कोई इज़्ज़त नहीं है, वो बस वैसे ही हैं, वो चल रही हैं, वो घूम रही हैं, उनकी इज़्ज़त हम पर जो है ना फ़र्ज़ है, ना हमारा ऐसा कोई इंसानियत है कि हम थोड़ी सी इज़्ज़त दिखा दें। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, हम वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। बच्चियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और बच्चियों के बुनियादी हुकूक जो हैं वो उनको नहीं दिए जाते। हमारे माशरे में ऐसी कहानियाँ हमें रोज़ाना की बुनियाद पर सुनने को मिलती हैं जहाँ पर बच्चियों की इज़्ज़तें भी महफूज नहीं रहती हैं। हमारा कानून, क्योंकि हम मजहबी एस्पेक्ट से तो बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा कानून भी मौजूद है। हमारा कानून इन तमाम तर मामलात को कैसे देखता है, इनके क्या जो है वो सज़ाएँ इनके लिए मुंतखब हुई हैं और क्या इनको सज़ाएँ मिलती भी हैं या नहीं, इसके लिए है वकार चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वकार साहब, बताइएगा कि अगर इस तरह खुदा ना ख्वास्ता जिस तरीके से आप कह लें तवातुर के साथ इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं ज़्यादती के, हमारा कानून क्या कहता है इस बारे में? सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताऊं कि अभी ये जिस वाक़े को लेकर चल रहा है गुलबर्ग वाला, ये मेरे कुलीग हैं, इनके जो फादर हैं और वकील साहब हैं जिनकी बेटी का ये वाक़या चल रहा है 3 साल का, और नहायत ही शरीफ इंसान और उम्रे पर थे अपनी अहलिया के साथ, तो पीछे से ये चीज़ जो नहीं है इस तरह की उनको खबर गई। तो सिमिलरिटी है कि ज़ैनब वाला जो केस हुआ था पूरी हमारी उसमें देखा, उसमें भी वो मदीने में थे उनके वालिद साहब, तो पीछे से इस तरह हुई। खैर अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती, लेकिन ये जो माशरे के अंदर इस तरह के दरिंदे हैं, गली मोहल्लों में, दफातर में या स्कूल्स में, हर जगह पर इनका मुहासबा कानून बड़े कड़े तरीके से करता है और उसमें जो डिफरेंट सेक्शंस हैं जिसके तहत इनका जो ना ट्रायल भी किया जाता है। और रिसेंटली मेरा एक न्यू कराची थाने का एक केस था, उसमें 14 साल की सज़ा हुई है एक बंदे को सिर्फ टचिंग पर। वाह, कोई उसमें वो चीज़ नहीं थी कि उसमें कोई पेनिट्रेशन कोई इस तरह का मामला हो, कोई वो नहीं था, कोई उसने सिर्फ अटैम्प्ट के ऊपर उसको 14 साल की सज़ा सुनाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। वो जज साहिबा थी हमारी, अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे, ज़िंदगी दे। मैं हालांकि उसमें उनके अगेंस्ट था, लेकिन बात यह है कि वो साबित चूँकि नहीं कर पाई अदर साइड, तो उसको फिर उसमें सज़ा करवाई है 14 साल की, और अभी गालिबन 2 साल ही हुए हैं उसको। उनकी अपील भी हाई कोर्ट से खारिज हुई है। तो जहाँ पर देखें कानून का काम है वो तो कानून करता है, यहाँ पर जो प्राइमरी एक ड्यूटी होती है वो होती है किसी भी केस के आईओ की। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं उनके ऊपर एक जिम्मेदारी यूँ होती है कि उनके पास जो एविडेंस आ रहे होते हैं वो उसको किस तरीके से सेव करके रखते हैं और किस तरह का कॉम्पिटेंट विटनेस जो है ना वो चालान में दाखिल करके कोर्ट में पेश करते हैं। यहाँ पर खानापुरी ये चलती है कि मेरे पास अगर मैं आई हूँ, मेरे पास तफ्तीश आई है, तो मैं किसी की अप्रोच का शिकार हो जाऊँगा, मैं किसी को ऐसे नाकस जो एविडेंस है वो उसमें पेश करके अपनी जान छुड़वाऊँगा और चालान को पेश करके जान छुड़वा दी। हमारा तो अलमिया ये कानून का कि पहले हम जाते हैं FIR कटवाने ऐसे मामले की, तो हमारी FIR नहीं कटती। एग्जैक्टली। फिर FIR कट जाती है, IO के पास चले जाते हैं, तो जो IO साहब होते हैं वो माशाल्लाह से या तो
चंद पैसों के एवज हमने बिकते हुए भी देखे हैं, तमाम तरह हमारा कानून बिकता हुआ हमने देखा है। लेकिन उसके बाद आप देख लें आईओ के पास केस जाता है, एक मामूली केस जिसमें आपके पास तमाम तर शवाहिद होते हैं वकार साहब, तमाम तर चीज़ें होती हैं। एक ऐसे इंसान को जिसने कानून की डिग्री नहीं ली उसको भी पता होता है कि ये जुर्म हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी साबित नहीं कर पाते। वो उसमें यही ना, मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि ये जितनी भी अभी भी हमारे आइन के अंदर कितनी इस तरह की अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है जो हम रिवायती तौर के ऊपर जो कवानीन हैं उनको लेकर चल रहे हैं। जैसे आईओ के पास ये इख्तियारात हैं कि वो जो है ना इसको एविडेंस को जो है ना वो लीड करते हुए किसी को भी 160 का नोटिस दे, अगर कोई इनकार कर रहा है, कोई समझता है कि वो कॉम्पिटेंट विटनेस है और वो इस केस को लीड करने के लिए अच्छा साबित हो सकता है, तो वो उसको बुलाता नहीं है, शामिल नहीं करता। उसकी बजाय वो कैसे ऐसे कोई कम अकल को या कम समझ वाले बंदे को जो ना वो उसमें शामिल करके आगे पेश करते हैं, जिसकी वजह से जो अक्सर एक शिकायत रहती है मुआशरे को कानून से और कोर्ट से कि हम ये जी केसेस होते हैं लेकिन लोग छूट जाते हैं। वो छूटते क्यों हैं? वो इसी वजह से छूटते हैं जिस पहलू को हम डिस्कस कर रहे हैं कि तफ्तीश का जब दायरा जो है ना वो आप ऐसी अपनी जान छुड़ाने वाला करोगे, तो जब आप एक चीज़ आगे कोर्ट में पेश ही नहीं करोगे तो जज भी उसको उस लेवल पर नहीं देखेगा, ना वकला साहिबान उसको उस लेवल पर देखेंगे। वो तो अवेलेबल रिकॉर्ड के ऊपर देखेंगे ना कि जो चीज़ें यहाँ तफ्तीश के दौरान सामने आएंगी उसके ऊपर इसकी सज़ा का तयन कितना होना चाहिए और क्या होना चाहिए। अच्छा वकार साहब, मुझे बताइएगा, जैसे आपने बात की ना हेरेसमेंट, मतलब ये तो हम पहले भी अक्सर प्रोग्राम्स में बात कर रहे होते हैं कि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन अगर हम देख लें कि अगर इस तरह किसी को अब्यूज़, फिज़िकली अब्यूज़ किया जाता है, ज़्यादती के केसेस होते हैं, इस पर हमारा कानून क्या सज़ा देता है? और फिर ज़्यादती के बाद कत्ल, इस पर हमारा कानून क्या कहता है? देखिए जी, दोनों की जो ना सेपरेट सेक्शंस हैं और इसमें जो सुबह पंजाब की हुकूमत ने भी एक अलर्ट भी उसका एक ज़ारा के नाम से जो बनाया था, वो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हमारी जो सिंध हुकूमत है इसके ऊपर भी हैं तो सही फोरम है, लेकिन लोग उनसे अवेयर भी नहीं हैं। तो उनके एक अवेयरनेस के प्रोग्राम होने चाहिए। कानून में इसका देखें सेक्शन है, अब 376 भी है रेप के केस को जो डील करता है। अब उसके साथ आप जैसे पूछ रही हैं कि इसमें साथ में उसको मर्डर कर देना, उसमें तो अल्टीमेटली 302 ही लगेगी। उसके साथ साथ जो है ना इसको कंबाइन करके जो है ना चलाया जाता है और फिर उसकी सज़ा का तयन जो है ना वैसे किया जाएगा शहादत के ऊपर। जैसे अभी ये जो हालिया वाक़या हुआ है इसमें इंशाल्लाह ताला इनको जो भी इसमें मुलविस हैं अफराद, यहाँ एक तो गिरफ्तार हैं, आज उनका रिमांड भी आना है। अभी हम यहाँ बैठे तो रिमांड अच्छा मुझे बताएं वकार साहब, अब अगर हम इसी स्पेसिफिक केस की मैं बात करूँ, मुलजिम ने जो है वो एतराफ़ जुर्म कर लिया है, CCTV फुटेजेस आ गई हैं, और क्या आपको चाहिए सबूत? और क्या चाहिए होता है? और उसमें मेडिकली प्रूव्ड है, अब वो जो प्रूव्ड है उसके साथ ना मैचिंग करते हैं। वो जो अरेस्ट बंदा है उसके स्वैब लिए जाएंगे, उसको जो ना वो मैचिंग की जाएगी, केमिकल एग्जामिनर के पास भेजी जाएंगी और वो उनका प्रॉपर एक मैकेनिज्म है जिसके तहत वो पूरी फाइल बनकर जो ना वो प्रोसिक्यूशन के पास आती है। पुलिस फाइल अलग होती है, सारी कंपाइल करके फिर जाकर ये कोर्ट में जमा होंगी, उसके बाद ट्रायल का आगाज़ होगा। अच्छा मुझे बताइएगा, सॉरी वकार साहब, आपकी बात काट रही, टाइम कम है, सवालात कुछ ज़्यादा है। अच्छा कुछ केसेस आपके ऐसे होते हैं जिसमें आपको फ़ौरन आपके पास होता है आपने 90 दिन के अंदर इसका फैसला करना है, आपने 100 दिन के अंदर इसका फैसला करना है, तो इस तरह के जो केसेस हैं उनका फैसला आप कितने अरसे तक कर लेते हैं? मतलब देखिए अभी इसमें बड़ी एक आसानी है, गुज़श्ता तकरीबन 2-3 साल से यहाँ पर जुडिशरी में रिफॉर्म्स हुई हैं, उसमें मॉडल कोर्ट्स बनाई गई हैं। मॉडल कोर्ट जो है ना वो हर निचले लेवल से लेके ऊपर के लेवल तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही है, मजिस्ट्रेट से लेके और ADJs तक मॉडल कोर्ट का जो ना वो यहाँ पर चल रहा है सिस्टम। उसमें मॉडल कोर्ट में जो ना वो विदिन 15 डेज़ भी केसेस ख़त्म हो रहे हैं। और मतलब एक चीज़ है FIR आज कटी, उसके 8 दिन के बाद जो है ना वो IO ने अपने स्पेसिफिक जो उसका टाइम है 15 दिन का चालान जमा कराने का, अगर तो IO चालान जमा करवा देता है उसके बाद 15-20 दिन के अंदर कोर्ट केस ख़त्म कर रही है। अभी आपके ही यहाँ पर हमारे ही शहर में कराची में मॉडल कोर्ट्स अपना काम बखूबी कर रही हैं। और जो पुराने केसेस हैं वो अब ऐसा होता है कि किसी के गवाह जो ना वो निकल गए हैं या वो IO साहब उसको प्रॉपरली जो ना कोर्ट में रिपोर्ट नहीं कर रहे, इस वजह से डिले हो रहा है। वरना मॉडल कोर्ट्स का यहाँ पर काम चल रहा है और उसमें स्पीडी काम जस्टिस जो ना वो चल रहा है। मॉडल कोर्ट साहब चले जाएं या कोर्ट साहब चले जाएं और गलती से ज़रा थोड़ा सा आपके पास एक्सेस हो, क्योंकि मीडिया के पास थोड़ा सा ज़्यादा एक्सेस होता है, तो आपको पहाड़ों जितनी फाइल्स मिलती हैं जिनके केसेस का कोई नतीजा नहीं आया। मुफ्ती साहब मुझे इसी में बात करना चाहता हूँ, इन्होंने मॉडल कोर्ट्स की बात की, 4था महीना चल रहा है, बोर्ड पे संसाने की बात कर रहा हूँ। मुझे किसी ने चेक्स दिए थे कुछ लाखों रुपए के, वो सारे के सारे बाउंस,
और एक भी नहीं, 2 बैंकों से बाउंस, एविडेंस, बाउंस रिपोर्ट सब कुछ जमा करा दी। लेकिन उस आईओ को पता है कि शहरियार दाऊद ने टका नहीं देना मुझे। अच्छा। तो मेरा केस नहीं आगे फॉरवर्ड हो रहा है। जब हमारे यहाँ जब तबकाती निज़ाम बन जाएगा, और जी ये तो मौलवी ने तो रिश्वत देनी नहीं है, तो इसका काम नहीं। और जी मौलवी साहब छोड़ो, FIR में कुछ नहीं रखा, ये इंस्पेक्शन ऑफिसर कह रहा है और छो जी FIR इसकी रखे। मौलवी साहब तुम शरीफ आदमी हो, कोर्ट इसकी करोगे। आईओ के अगेंस्ट चले, मैं आपकी हेल्प करूंगा। बिल्कुल आप करें, कोई मैंने DIG पोर्टल पे रिपोर्ट की, DIG पोर्टल से वेरी नेक्स्ट डे आई से सैल्यूट टू देम, DIG पोर्टल को भाई, उन्होंने वेरी नेक्स्ट डे मुझे कॉल किया, बोला आपने एप्लीकेशन दी है सर? मैंने बोला जी बिल्कुल दिया। लेकिन अगो होया कि 8 दिन हो गए, आज हमारे वहाँ पर ना SP है ना SSP है। बोर्ड बेतन थाने पे कोई ऊपर का करें, हम क्या करें? हम तो फाइल आपकी तैयार करके रखी है, जब ऊपर से डंडा आया ना इनको, तो इंस्पेक्टर ऑफिसर मैंने तो रखा, साढ़ा SP नहीं है किसी की कोर्ट से शोकास करवाया। अच्छा मुझे आप बताइए, मैं ही ऐड करना चाह रहा था 3 बातें ज़रूर। देखें, ये कहते हैं कि ये पहनावा था औरतों ने, कि औरतों को कोई बच्चियों का दिन है, तो बिकिनी बीचेस हैं, उधर तो रेप नहीं हो रहे, तो वो नंगी भी आए ना बच्ची, यू डोंट हैव एनी राइट टू हैरेस दैट लेडी और दैट गर्ल, दैट चाइल्ड। आप कंप्लेन कर सकते हैं, आप अथॉरिटीज को कंप्लेन कर सकते हैं, दैट्स व्हाट यू कैन डू। यू कैन नॉट टच, आपको अपनी डोमेन में रहना, पहली बात। दूसरी बात ये कि ऐसे वाकयात बहुत कम होते हैं, लेकिन दिल टूटने वाले वाकयात, जो इमोशनल अब्यूज है बच्चियों की, वो हर बच्ची, हर दूसरी बच्ची की आज के तौर पर, मोबाइल के तौर पर खास तौर पे। तो खुदारा लड़कों से, बच्चों से गुजारिश है कि हार्मोन्स के हाथों जज्बात अपने इस तरीके से किसी के ना तोड़ने कि वो दूसरे इंसान स्कोरिंग के हाथों, ये स्कोरिंग भी होती है ना, आसान नंबर स्कोरिंग भी होती है। मैंने इतनी लड़कियां स्कोर कर ली, मैंने इतनी लड़कियां स्कोर कर ली, गर्लफ्रेंड अफेयर रहा है मेरा। तीसरी बात, किसी भी मुल्क माशरे में तरक्की उसी वक्त होती है इक्वालिटी पे नहीं, इक्विटी पे, कि जो सबसे कमज़ोर तबका है, जो अपनी मदद नहीं कर सकता, आपको उस हिसाब से पॉलिसीज़ बनानी है। क्या होता था हमारे सहाबा कराम के दौर में, खुलफाए राशिदीन के दौर में, कि भाई जो मजदूर की तनख्वाह है वो मेरी तनख्वाह होगी, वो तो बहुत कम है तो फिर उनकी तनख्वाह भी बढ़ा दो। तो जो पॉलिसीज़ डिसाइड होंगी वो बच्चियों के हवाले से, बच्चों के हवाले से, लड़कियों के हवाले से, क्योंकि सबसे पसमानदा कमज़ोर तबका है, इनके लिए जो हमें कोई भी हुकूमत अगर पॉलिसी ये बनाती है कि भाई इंडस्ट्रीज को फ़ायदा होगा या काश्तकारों को फ़ायदा होगा या मिडिल क्लास को फ़ायदा होगा, नहीं, आपको देखना है वो पॉलिसीज बनानी जिससे बच्चियों को फ़ायदा होगा, बच्चों को फ़ायदा होगा, जो बच्चे हैं या गर्ल्स हैं, लेडीज़ जिसे कहते हैं, वुमेन, इनकी एम्पावरमेंट। 2 करोड़ बच्चे अभी स्कूल से बाहर है, जो मेजॉरिटी बच्ची, जो लेडीज़ हैं, वो किस तरह अब्यूज़ का शिकार रहेंगी ज़िंदगी भर, हस्बैंड्स के हाथों, उसके बाद अपने औलादों के हाथों, उनको अपने राइट्स का नहीं पता होगा। तो पहली चीज़ ये कि इन बच्चों को, अब ये बड़े अच्छे इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ सिंध के, कि भाई जो बच्ची रेगुलर है तो उसको हम 1000 रुपये देंगे, और पंजाब में भी CM साहिबा ने ये स्टार्ट किया कि दूध का गिलास। तो ये चीज़ें बच्चियों को राग़िब करने के लिए, बच्चियाँ हमारे यहाँ कराची यूनिवर्सिटी में पोजीशन ले रही हैं, मेजॉरिटी गोल्ड मेडल सारी बच्चियों के होते हैं, ऐसा ही है। सो हमें उनके इमोशनल सपोर्ट, वो कितनी आगे जा रही है, उनको जरा सा मौका मिल रहा है, वो क्या क्या नाम रोशन कर रही हैं, तो हमें उनको थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है। और स्टेट को अपनी पॉलिसीज़ बच्चों के हवाले से, बच्चों को मद्देनजर रखते हुए, ख़वातीन को मद्देनजर रखते हुए बनानी चाहिए। ठीक है मुफ्ती साहब, आप भी मुझे बताइएगा, जिस तरीके से बात करें कि अगर फॉर सपोज जिस तरीके का हमारा माशरा हो गया है, अगर कोई बच्ची है, अगर कोई वालिद साहब ये कह लें कि थोड़ा बहुत शफकत का हाथ रख देते हैं, या वो कहते हैं कि मैं खड़ा हुआ हूँ आप काम करो, मैं खड़ा हुआ हूँ आप जॉब करो, उसको तो हमारा माशरा ही, उस बाप को तो हमारा माशरा ही नहीं जीने देता। उन भाई एग्जैक्टली बेटी की कमाई खा रहा है, भाइयों को, उन भाइयों का निकलना दुश्वार हो जाता है। वो ये क्या सोच है की कम इल्मी है, जहालत है, और मैं क्या कहूँ इसको, इस्लाम ऐसा किसी भी सूरत में इसको एंटरटेन नहीं करता, ना इसकी इनकरेज करता है। इस्लाम की सबसे पहली जो वर्किंग वीमेन थी, आप स्टडी कराएं ना बच्चियों को, आप बताएं ना, अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो इराक, शाम, यमन, मिस्र और ये एक और कंट्री, मुख्तलिफ ममालिक में बर्रे आदमों में आपके जाते थे। रिश्ता कैसे हुआ था? रसूल करीम अलैहिस्सलाम तो लेकर गए थे ना काफिला तिजारत का, वहाँ जाकर के जब रसूल अलैहिस्सलाम ने 3 कैटेगरीज की, गुड, बेहतरीन और एक कम क्वालिटी वाला, 3 क्वालिटीज बना दी, ABC ग्रेड कर दिए, भाई ये इतने का, ये इतने का, ये इतने का। वो माल भी का बेहतरीन, खूब बेहतरीन नफ़ा हुआ। वापस आए, पता चला जब मैसरा ने बताया कि जी रसूल करीम मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने तो इस तरह अक्लमंदी और दानिशमंदी का मुजाहरा किया, आप गिरविदा हो गई कि जिसने मेरे दुनियावी माल को इतना फ्लरिश किया है, तो ये मेरी आखिरत को कितना अच्छा फ्लरिश कर सकता है। तो उन्होंने फिर निकाह का पैगाम भेजा।
वो खवातीन, फिर उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि मैदान जंग में जाया करती थी, अपने साथ टीम ले जाती थी, इनकी मदद किया करती थी, जख्मियों को मरहम पट्टी, पानी पिलाना, उनकी तलवारें तेज़ करना, उनको चीज़ें वहाँ पहुँचाना, उनको लॉजिस्टिक्स देना, ये सब खवातीन किया करती थी। हम ये बात क्यों नहीं बताते? अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी कम सिनी में शादी का सबसे बड़ा, अब तो लॉजिकली और साइंटिफिकली साबित हो रहा है, इसीलिए था कि जो भी खवातीन के मसाइल और जो एक खानगी, जो मियाँ बीवी के एक घर चलाने वाले जो मसाइल होते हैं, वो अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी हैं। क्यों? उन्होंने हर बात रसूल करीम से पूछी और उन्होंने हर बात खवातीन को फिर सिखाई। ये एक ख़ास गुड टच बैड टच आज एक माँ की जिम्मेदारी है कि नहीं है कि वो बच्चियों को बताए कि बेटा कोई तुम्हें अगर यहाँ हाथ लगाए, हाथ नहीं लगाने देना, कोई तुम्हें यहाँ अपने पास बैठा है, लैप में बैठना नहीं है तुमने। These are the things which a mother must teach to her daughter at the very early stage. अगर वो आज सिखाती है ये गुड टच है बेटा, ये बैड टच है, नेवर, ये माओ की जिम्मेदारी है। ये कौन सी माँ करेगी अपनी बेटी को कि जब जिसको खुद उसकी अपनी माँ ने सिखाया हुआ होगा, जिसका अब्यूज़ ना हुआ हो, लेकिन शी नोज कि हमारी सोसाइटी के अंदर अब्यूज़ होता है। तो जो माँ, लोग ये कहते हैं जी बेटियाँ कमा रही हैं तो बाप बैठ के खा रहा है, ये सिर्फ जहालत है और कुछ भी नहीं है। इस्लाम कतई इस चीज़ की इजाज़त, यानी इसको मना नहीं करता। आप शरीयत के दायरे में रह के काम करें, किसने मना किया? ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वकार चीमा साहब, मुफ्ती शरियत दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद है, साथ ही साथ हसन और हमारे साथ मौजूद है। बच्चियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे माशरे में हो रही हैं और इस तरह के केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इसकी बुनियादी वजह यही है कि हम बहसीयत कौम हम अपनी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होते। हम अपनी ज़िम्मेदारियां दूसरों के सर डालने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं से हमें शय भी मिल रही होती है। और चूँकि इस तरह के मुल्ज़िमान, इस तरह के जो मुजरिमान हैं, उनको कह लें उस तरीके से सज़ा नहीं मिलती, उनके ख़िलाफ़ उस तरीके से कार्रवाइयाँ नहीं होती, तो लोगों को शय भी मिलती है। अब अगर हम इसी केस का हवाला लें, जिस केस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, अब पूरा ये केस है कि बच्ची एक सुबह स्कूल जा रही थी, उसको जो है वो उसी ड्राइवर ने, ऑटो ड्राइवर ने जो है वो उसको ज़्यादती का निशाना बनाया, फिर उसकी जो है उसके गले में फंदा डालकर उसको मारा और फिर उसके बाद उसकी जो लाश है उसको बोरी में रखा और उसके बाद उसको गली में फेंक के चला गया। तो ये जो ये सारा प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं है जिस तरीके से मैं बता रही हूँ 3 मिनट में हो गया हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको जिगरा भी चाहिए होता है, इसके लिए आपका ज़मीर भी मरा हुआ होना चाहिए और इसके लिए आपको टाइम भी दरकार होता है, क्योंकि जब आप कोई जुर्म कर रहे होते हैं, कोई ऐसा गलत फेल कर रहे होते हैं, तो आप बड़े कॉन्शियस हो रहे होते हैं, आपके कान भी खड़े हुए होते हैं, आप देख भी रहे होते हैं, आपको तमाम तर अपनी सराउंडिंग्स में आप तमाम तर चीज़ों को जो है वो देखने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कोई आपको देख ना ले। लेकिन ऐसे में बहसीयत कौम कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है, जो मैं हमेशा बात करती हूँ कि कोई भी कुछ भी आपके इर्द गिर्द ऐसा हो रहा हो जो कि आपको मशकूक लगे, आपको खुदा का वास्ता है कि आप कॉल करें, 15 कॉल करें, बताएं मुतल्लिका इदारों को, आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। अगला अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करता है नहीं करता है वो एक अलग मामला है। कानून हमारे मुल्क में मौजूद है, लेकिन अफसोस की बात है कि उस तरीके से कानून पर अमल दरामद नहीं होता, जिसकी वजह से हमें इस तरह के केसेस का, इस तरह के जुर्म का जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर सामना करना पड़ता है। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। CTI 10 से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।